3 ट्रेनर को बोला इसको पकड़ो और उसको धक्का दे दो। दुश्मनों को छोड़ो, साथी को गोली मार दोगे। सेप्टिक टैंक के अंदर आपको डाल दिया जाता है। आपके साथ हुआ है ये कभी? आपको कितनी देर बिना नींद के रखा गया? 2 घंटा हम लोग को सोने देता था बस। कि आपको एक हेयरलाइन फ्रैक्चर भी हो गया जी। क्या आपको गवर्नमेंट से और फोर्सेस से वो इक्विपमेंट मिलती है, वो सपोर्ट मिलता है? आपने 6 किलो गांजा पकड़ा। 6 किलो गांजा पकड़ा था। इंक्वायरी में कुछ ना निकले, हाँ। हरासमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है। ऑफिस से। इज दिस द रीजन दैट यू क्विट द जॉब? इसमें घुसना डिफिकल्ट है, बट इससे बाहर निकलना और भी मुश्किल है। ये कोई सिविलियन नहीं कर सकता था। कि प्रमोशन नहीं मिलता है। पुलिस की ट्रेनिंग में और पैरामिलिट्री की ट्रेनिंग में बहुत डिफरेंस है। तो गन नहीं छोड़ सकते, सामने तो गोली चल रही, आपको तो गन चलाना होगा। तो ट्रम्प खुद नीचे झुका है। नो वन इज देयर टू डक हिम। जब आपको पता चलता है कि ये वीआईपीज ही कितने करप्ट हैं, कहा जाता है कि साइबर क्राइम के केसेस सॉल्व नहीं होते, आप कल्प्रिट को पकड़ नहीं पाते। हमने 7 दिन अंदर जंगल में बिताए। इट्स अ मैन हंट। या इट्स अ मैन हंट। जम्मू मस्जिद एरिया थोड़ा मुस्लिम एरिया था, तो मैंने भी टोपी पहनी। और ड्रग्स की ट्रैफिकिंग बहुत होने लगी है। जी। वेलकम टू द पॉडकास्ट मिस्टर घोष। थैंक यू सर। वेरी एक्साइटेड आपसे बात करने के बारे में। बहुत सारी अलग अलग बातें आपसे करनी है। स्टार्ट करते हैं आपकी कमांडो ट्रेनिंग से। आपने एंटी टेररिज्म कमांडो ट्रेनिंग कंप्लीट करी, जिसमें आपने टॉप किया। आईटीबीपी वाली करी आपने, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर कमांडो ट्रेनिंग। आईटीबीपी वाली ज़्यादा डिफिकल्ट मानी जाती है, और जहाँ से उसकी स्टार्टिंग हुई वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप वहाँ गए, आपको समोसा और जलेबी खिलाई गई। क्यों खिलाई गई और उसके बाद क्या हुआ? पहले तो मुझे समझ नहीं आया। सारे उस्ताद, मैं तो ऐसी हेल्थ फ्रीक हूँ, मैं तो ज़्यादा ये सब समोसा खाए हुए मुझे 10 साल हो गया था। तो पता नहीं उस्ताद लोग आए, सर समोसा एक मेरा तरफ से एक समोसा खा लीजिए, एक जलेबी खा लीजिए। एक उस्ताद आया खिलाया, 2 उस्ताद आया खिलाया। अब उस्तादों को ना भी नहीं बोल सकता हूँ, ट्रेनिंग करनी है मुझे। तो खा के बोला, सब लोग खा लिए, इनाग्रेशन हो गया। आईजी सर ने भाषण दे दिया कि इतना दिन का कोर्स है, इतना करना है हमें, तो बेस्ट ऑफ लक बोल के चले गए। फिर सबने उस्तादों ने बोला ठीक है अभी सब जाओ, अपना कमांडो का ड्रेस जो है हमारे कैमोफ्लेज और वो पहन के आ जाओ, ऐसे ही बस स्टार्ट करते हैं बोला। तो हम लोग गए, कैमोफ्लेज का ड्रेस पहन के आ गए। दिन के 12 बजे, फुल धूप, कड़कती धूप, ग्राउंड में खड़े हैं। परेड ग्राउंड बहुत बड़ा ग्राउंड है, परेड वहाँ आईटीबीपी का 6000 बच्चों का अटेंडेंस होता है, तो सोच लीजिए कितना बड़ा ग्राउंड है। वहाँ से स्टार्ट हुआ, सबको नीचे बैठाया। फ्रंट रोल बैक रोल से शुरू हुआ, पूरा ग्राउंड का फ्रंट रोल बैक रोल का चक्कर, फुल कड़कती धूप में। और जब बैक रोल मारते हैं उस ग्राउंड में, परेड ग्राउंड है, तो उसमें हल्का हल्का पत्थर का ये कंकर वगैरह पड़े रहता है, तो उस वो पीठ में लगता है। और बच्चे उल्टी कर रहे हैं। रोल जब आप पूरा बदन आपका रोल कर रहा है, तो आप जो समोसा जलेबी अभी खाए हुए 15 मिनट नहीं हुआ, बाहर निकल जाएगा। सब बाहर निकल रहा है, सब उल्टी कर रहे हैं। बहुत जनों को खून आ रहा है, पीठ से खून आ रहा है। तो कंटिन्यू ये चला 3 घंटे। उसके बाद कपड़े खोलो, अंडरवेयर में कीचड़ वाले पानी में क्रॉलिंग शुरू हो गया। क्रॉलिंग, वो कीचड़ वाले पानी में फ्रंट रोल, कीचड़ जमीन लग रहा है नीचे पीछे बदन पे, और उसमें फ्रंट रोल बैक रोल शुरू है। ये सब करवाया उसका। और बगल से बम फूट रहे हैं, हमें रियल वॉर एक्सपीरियंस दे रहे हैं। हम लोग कीचड़ से क्रॉलिंग कर रहे हैं और बगल से लोग बम फोड़ रहे हैं, हमारे बगल ही बम फूट रहा है। उसी में हम लोग क्रॉलिंग कर रहे हैं, कोई हटेगा नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर हट गया तो फिर वहाँ पीछे से, वहाँ सबके पास स्टिक भी है, सबके पास, सब उस्ताद के हाथ में बेत है। जो थोड़ा नहीं कर रहा है पीछे से सटासट पड़ भी रहा है। अच्छा। हाँ, वो उसमें कोई छूट नहीं है उनको। कमांडो ट्रेनिंग ही ऐसा होता है कि और पढ़ रहा है। उसके बाद कंटिन्यू 3-4 घंटा चला। बहुत बच्चे, उसके बाद मेडिकल रेस्ट, अगले दिन 20 बच्चों ने मेडिकल रेस्ट ले लिया, 5 जन मेडिकल हॉस्पिटल गए अपने ट्रीटमेंट के लिए। तो इस तरह हुआ था हमारा शुरुआत की। चलो, दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ कमांडो। ये आप, हम आपको ट्रेलर दे रहे हैं, बोला ये बस एक ट्रेलर है। वेलकम टू कमांडो। वेलकम टू कमांडो, ये वेलकमिंग है बस। अच्छा, फिर क्या हुआ? बस उसके बाद ट्रेनिंग शुरू हुआ हमारा। तो फर्स्ट डे ही हमारे 12 किलोमीटर हमारे रनिंग कराया गया, विदाउट पिट्ठू, कुछ नहीं, नॉर्मल रनिंग कराया गया। इसमें स्टेमिना देख रहे थे किसका कितना है। उसके बाद ग्रुप बांटा गया, जो थोड़ा अच्छे भाग रहे थे उनको एक साथ सबको मिला के एक ग्रुप बनाया गया, जिसमें अच्छे अच्छे सब जो अच्छे भाग रहे हैं उनको भी सब मिला के कि सब एक ही पेस में भागे। तो उस तरह ग्रुप बनाया गया और हमारा कमांडो ट्रेनिंग का शुरुआत हुआ गया। फिर उसके बाद सबसे पहले वहाँ में इम्पोर्टेंट है अपना जूडो का ट्रेनिंग होता है वहाँ में। हाँ, क्योंकि जो आईटीबीपी है वो सरहद में लड़ती है नेपाल चाइना के बॉर्डर के साथ, तो वहाँ गन्स अलाउड नहीं है। तो मैक्सिमम जो आपने देखा होगा बहुत सारा वीडियो जिसमें गुत्थम गुत्ती की लड़ाई होती है, जिससे हम गन्स को यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हाथ से हमें लड़ना है, उनको हाथ से धक्का देना है। तो उसका जूडो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमें जूडो का ट्रेनिंग के लिए दिन को 11 बजे ग्राउंड में धूप में जूडो ट्रेनिंग कराया जाता था। तो कम से कम 1 घंटा बिना जूता के
कड़कती धूप में आपका पैर भी जल रहा है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें हमें जूडो ट्रेनिंग होता था। उसके बाद वेपन की ट्रेनिंग दी जाती थी, वेपन्स पे कौन कौन से यूज़ करेंगे, वेपन्स का बारे में प्रोफाइलिंग की किया, हमें जानकारी दिया जाता है कि कौन सा वेपन कैसे यूज़ करना है का उसको। अगर कुछ वेपन में ख़राबी आती है तो हमें पुलिस में कैसा था कि ख़राबी आती है तो हम लोग दे देते थे आर्मरर को कि भाई ठीक कर दो। इसमें आपको खुद ही वेपन खोल के जोड़ के उसको ठीक करना है उसमें ख़राबी, तो उसका अलग से ट्रेनिंग हमें दिया जाता है। और वेपन्स में अब किस किस टाइप के? एक तो फायर आर्म्स हो गए, फायर आर्म्स हो स्मॉल फायर आर्म्स, राइफल्स, जी, नाइफ्स, AK-47 भी यूज़ करते हैं हम लोग, और MP5, और ग्लॉक 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 पिस्टल। पिस्टल। जब क्लोज क्वार्टर होता है तो ग्लॉक पिस्टल यूज़ करते हैं, एल्स AK-47 यूज़ करते हैं हम लोग। अच्छा, तो आपने एक चीज़ बताई कि कमांडो ट्रेनिंग में जब कंप्लीट कर लेते हैं तो एक अभय बैच मिलता है। जी, अभय का मतलब ही ये है कि डर किसी चीज़ नहीं, से भय ना हो। नो भय, नो नो भय, भय, नो डर, नो नो डर। फियर, बट वो दे मेक श्योर कि डर निचोड़ के निकाल दिया जाए। जी, 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 जी। तो अलग अलग डर निकाला जाता है। निकाला जाता है सर। आई हैव अ फियर ऑफ हाइट। मुझे जब मैं ट्रेनिंग शुरू किया था, मुझे हाइट से, मैं कोई बिल्डिंग के ऊपर से नीचे देखने से मुझे थोड़ा अजीब फील होता था। वहाँ एक सेक्शन था हम लोग का रेपलिंग का। तो हमें क्या है, ये बांध के कमर से बिल्डिंग के नीचे, 4 फ्लोर के बिल्डिंग है उससे नीचे उतरना था। नॉर्मल चलो नीचे नहीं, इसमें स्टमक रेपलिंग था। स्टमक रेपलिंग बोलने से आप नीचे ही देख के ऐसे ऐसे आप रहोगे, ऐसा आपका पोस्चर रहेगा और आप इससे नीचे उतरोगे, अच्छा। तो आपका पूरा नीचे देखना है। जब मैं फर्स्ट बार देखा तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई। मेरे को चक्कर आने लग गए। मैं बोला सर मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना है, मेरे को घर भेजना है, आप घर भेज दो, मैं नहीं कर रहा। तो उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। द ट्रेनर्स वर एक्सट्रीमली गुड। और असिस्टेंट कमांडेंट साहब थे हमारे, उन्होंने मुझे बोला, 3 ट्रेनर को बोला इनको पकड़ो और उसको धक्का दे दो। अच्छा, ये मोटिवेशन था उनका। हाँ, धक्का दे दो। बोला धक्का दिया तो मैं बीच में फंस गया। बोला देखो कुछ हुआ तुमको? नहीं हुआ, रस्सी से है, सेफ्टी है, यू आर स्टक इन बिटवीन। तुम भले ही 80 किलो का, 90 किलो का, लेकिन यू आर स्टक इन बिटवीन। कुछ नहीं होगा, ये सेफ्टी के साथ है, लेकिन यू हैव टू रिमूव दिस फियर। क्योंकि कमांडो नहीं बोल सकता कि वहाँ में कि मैं नहीं, मुझे हाइट से फियर है, मैं नहीं करूँगा। सो इस तरह हुआ। मैंने मैं इस तरह कम से कम 7 बार किया मैंने। बीच में आके लटक गया, बीच में 7 बार हुआ, मेरे से नहीं हो पा रहा था। मैं कंटिन्यू करता रहा, और उन्होंने भी वही चीज़ देखा कि ये लड़का कंटिन्यू कर रहा है, बाकी से जो नहीं कर रहा हो बाद में चलो थोड़ी देर रुक जा रहे। मैं कंटिन्यू, जैसे गिरता वापस जाता फिर से करता। इस तरह 7 बार करने के बाद 8वां बार मेरे से हो गया। फिर उसके बाद मेरा और उससे बड़ा बिल्डिंग में करवाया मैंने। बड़ा बिल्डिंग बढ़िया से कर लिया, क्योंकि मेरा पहले फर्स्ट बार मैंने वो अपना डर निकाल गया था कि कुछ नहीं होगा, मैं कर लूँगा। तो इस तरह मैंने वो स्टमक रेपलिंग जो है बढ़िया तरीक़ा से फिर से कर लिया। और ये फिर हाइट ऑफ हाइट ऑफ फियर फिर चली। उसके बाद फिर। हमें हेलीकॉप्टर से स्लिदरिंग कराना था। हाँ। मैंने हेलीकॉप्टर से स्लिदरिंग किया। हेलीकॉप्टर जैसा कोई कमांडो को डिप्यूट करना है कोई इंपॉर्टेंट लोकेशंस में, जहाँ भी, जैसा बस में जाने से हमें वहाँ में पहुँचने में या फ्लाइट से जाने में टाइम लगेगा, तो इनका ये है कि कमांडो को हेलीकॉप्टर के द्वारा डिप्यूट कर दो फलाना, अगर हमें हमें कोई जंग में कुछ भी जाना है। ठीक। तो हेलीकॉप्टर, अब वह समतल ज़मीन नहीं होता है वहाँ में कि हेलीकॉप्टर लैंड करे और आप आराम से उतरो। उसमें क्या है, आपको इमीडिएट करना है, जो रिएक्शन आपको देना है वो तुरंत देना है। तो हेलीकॉप्टर जो है बीच हवा में रहेगा, कुछ फुट ऊपर रहेगा, उससे आपको एक रस्सी फेंक दिया जाएगा। उस रस्सी से आपको स्लिदरिंग करके नीचे जाना है, ज़मीन पे आके आपको लैंड होना है। स्लिदरिंग के कोई सपोर्ट नहीं रहेगा। अगर आपका हाथ छूटा, देन योर बैकबोन इज़ गॉन, यू विल बी पैरालाइज फॉर लाइफ। तो इस तरह हमें हेलीकॉप्टर स्लिदरिंग कराया जाता है आईटीबीपी के 6th वीक में। कि जो हेलीकॉप्टर आता है बीएसएफ का, और हमें जो है ग्राउंड में स्लिदरिंग, पहले हेलीकॉप्टर से ऊपर लेके जाया जाता है, और फिर वहाँ से रस्सी फेंक दिया जाता है, और हमें स्लिदरिंग करके उससे नीचे आना होता है। ओके। तो दैट वाज द ग्रेट एक्सपीरियंस इन दिस आईटीबीपी कमांडो। और अब आपकी जो फियर ऑफ हाइट है वो अब बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। हाँ, अब आप शौक के लिए अब मैं शौक के लिए, पैराडाइविंग भी करते हैं। जी मैं स्काई डाइविंग अभी जस्ट लास्ट मंथ करके आया हूँ। उसका पहले मैंने बंजी किया था उत्तराखंड से। तो अब तो कोई डर ही नहीं है, क्या कूदना है बस। वो एक मोमेंट आता है, जब वो मोमेंट को अगर आप ओवरकम कर लेते हो, देन इट्स नथिंग। वो जब आप एज पे खड़े होते हो ना, वो एक मोमेंट आता है, अरे क्या होगा अगर मैं नहीं कर पाया तो। अगर आप एक बार कूद गए ना, देन इट्स नथिंग, इट्स गोइंग विद द फ्लो। जो होता है फिर वो आराम से होता है, कुछ नहीं करना है। बट और भी बहुत सारे फियर्स होते हैं जी, जो ज़बरदस्ती कमांडोज, ट्रेनी कमांडोज जी, के निकाले जाते हैं। जी, जैसे कि आपने बताया कि एक गड्ढा खुदवाया गया, जी। फिर क्या हुआ? तो शुरू में हमारे फर्स्ट वीक में एक गड्ढा खुदवाया गया। तो हमने बोला, क्या गड्ढा खुद रहे ये अपने फायरिंग रेंज के बगल। जो बेसिक जो हमें जो हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो फायरिंग रेंज पे ही होती है। हाँ।
इस पे इस तरह के एक्टिविटीज़ बहुत होते हैं। तो गड्ढा खुदवाया गया तो गड्ढा खोदे हम लोग, सबने गड्ढा खोदा, 200 बच्चे थे, हमें कैडेट्स थे, 200 जन ने गड्ढा खोदा। फिर सबको बोला सब एक एक करके जाएंगे और वहाँ पे पेशाब करके आएंगे उस गड्ढे के अंदर। सब लोगों ने? सबने किया, सबने करके आया। फिर थोड़ा से उस पर पानी डाला गया, पहले से पानी इसमें था और उसमें पेशाब करके और थोड़ा से पानी डाला गया, उसको थोड़ा भरा गया और वो मट्टी मट्टी हो गया। उसके बाद सबको लाइन से खड़ा कर दिया गया, अंडरवेयर में आ जाओ, अंडरवेयर में सब। और उससे हमें क्रॉलिंग करना है फुल हेड नीचे, और उसके पूरे अंदर जाके उससे क्रॉलिंग करके बाहर निकलना है। तो शुरू में सबने एक दूसरे को देखा, फिर वहाँ से लाठी बरसना शुरू हुई, उस्तादों ने लाठी बरसाना शुरू किया, सब अंदर कमांड उसके अंदर, और सब दूसरी तरफ से निकल रहे हैं। कोई फियर नहीं, कुछ नहीं, कोई घिन, हमें जो आता था घिन, अरे कीचड़ है, कीचड़ लग गया जूता में, वो सब गया वहाँ पे। उसके अंदर से हम लोग ने करके निकला। और इस तरह के एक्टिविटीज़ रोज़ फायरिंग रेंज में रोज़ इस तरह के एक्टिविटीज़ होते रहते हैं। और क्या क्या कराया जाता है इस टाइप का? इस टाइप का और भी, जैसा हमने क्रॉलिंग वॉलिंग तो नॉर्मल हो जाती है। आप कुछ भी गलती, आप फायरिंग करें, फायरिंग में अगर आपने स्टॉप, बटन्स रहता है स्टॉप, सिंगल राउंड, डबल राउंड। तो फायरिंग करने के बाद सिंगल राउंड अगर हम लोग फायर कर चुके हैं, उसके बाद बटन को स्टॉप पे करना होता है। वो मैक्सिमम भूल जाते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं, स्टॉप पे नहीं करते, ऐसी वेपन नीचे रख देते हैं। अगर उस्तादों को मिल गया उसके बाद खैर नहीं है आपकी। सबसे बेसिक डिसिप्लिन वही है, आपका वेपन को स्टॉप करना। अगर आप स्टॉप नहीं करें तो बाई चांस उनको ये बोलना है कि आप स्टॉप नहीं करें, उसमें वेपन राउंड लोडेड है, तो आप जंग में तो अपने साथियों, दुश्मनों को छोड़ो, यस। साथी को गोली मार दोगे। तो वो बेसिक चीज़ जो हमें पुलिस में उस तरह उतना अहमियत नहीं दिया जाता है जितना ये पैरामिलिट्री में। दे आर वेरी स्ट्रिक्ट रिलेटेड टू आर्म्स। तो वो आर्म्स को स्टॉप में अगर नहीं किया तो फिर अपना कपड़े खोलो, अंडरवेयर में आ जाओ, और बैक क्रॉलिंग करना है। बैक के थ्रू आपको पूरा 200 मीटर बैक के थ्रू जाना है। उसके बाद पूरा पीठ में छाले और पूरा बदन में छाले, खून वगैरह निकल रहा है। इट्स वेरी ब्रूटल। और उसको एक बार कर दिया, आपको पनिशमेंट मिल गया, आप दोबारा वो गलती करोगे ही नहीं। बिल्कुल। मैंने भी झेला है, सबने झेला है, ऑब्वियसली सबने झेला है। स्टॉप हमने भूल जाते हैं, स्टॉप बटन को, वेपन को स्टॉप में करने। तो एक बार ये पनिशमेंट मिल गया, उसके बाद से पूरे कोर्स में मैंने नहीं भूला। और एक और टाइप की पनिशमेंट दी जाती है वहाँ, आपने बताया कि अगर आप कुछ गलतियाँ करो तो आपको सेप्टिक टैंक में डाल दिया जाता है। हाँ हाँ, अगर कुछ बड़ी गलती कर दिया, कोई उस्ताद से बहस कर लिया, या तो फिर डिसिप्लिन में नहीं रहे, तो एक पनिशमेंट ये भी है कि सेप्टिक टैंक के अंदर आपको डाल दिया जाता है। इस ओर से डालेंगे, उस ओर से आपको निकलना है। सेप्टिक टैंक में आपका वेस्ट वगैरह सब कुछ है, सारा ह्यूमन वेस्ट? सब ह्यूमन वेस्ट, सब कुछ उसमें। आपको यहाँ से निकल के वहाँ जाना है, एंड यू हैव टू डू इट। आपके साथ हुआ है ये कभी? ये हमारे टोली के साथ हुआ था। पूरे? ओह गॉड, आई कांट सिंगल इमेजिन। के साथ नहीं होता, टोली के साथ ही होता है। अनबिलीवेबल। नो नो डाउट अबाउट द फैक्ट कि ये सब जब नहीं करा जाएगा तो एक उस एलीट लेवल का कमांडो कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? मैंने सर पूछा, ये सब इस तरह इतना ब्रूटल क्यों, इतना क्यों भगाते हैं हमें, जी। इतना ये क्यों ये कराते हैं? बोले सर, अगर नॉर्मल एथलीट को लेके आके हम लोग बोले तो वो भी तो आराम से कर लेगा। ये आपको इसलिए कराया जाता है कि ये नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। ये कोई कौन नॉर्मल आदमी सेप्टिक टैंक से घुस के उस साइड से निकल जाएगा? अपने ही पेशाब पे वो लोट रहा है। तो ये आपको स्ट्रांग बनाने के लिए किया जाता है। इट्स वेरी नेसेसरी कि आपको किया जाए। सोने नहीं दिया जाता। अब ये जब हम बात करते हैं, जैसे जी। मेरे कुछ स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर से भी बात हुई, बोलते हैं वो स्लीप डिप्रिवेशन। प्रॉब्लम विद स्लीप डिप्रिवेशन एंड टॉकिंग अबाउट इट इज़ दैट लोगों को समझ में नहीं आता कि हाउ सीरियस इट इज़। तो ऑल्दो मैं एडवाइस तो नहीं करूँगा, बट अगर कभी 48 घंटे हो जाएं बिना सोए तो हालत ख़राब हो जाती है। आपका दिमाग भी चलना बंद कर देता है। आपको कितने देर और कितने दिन बिना नींद के रखा गया वहाँ पे? सर, ये 75 डेज जो हम लोग ट्रेनिंग करे, उसमें अप्रोक्सीमेटली 2 घंटा हम लोग को सोने देता था बस, और लास्ट का हेल वीक में तो सोना मना है। ऐसा था कि सर, पुलिस में हम लोग जब नाइट ड्यूटी करते हैं तो अगला दिन बढ़िया से आराम से जाके सोते हैं, ऑफ लेते हैं, अगला उसके बाद ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है। आपको शुरू में पहला दिन हम लोग को जो है 11 बजे तक ऐसी जगह कर, उसमें कुछ करते नहीं है। फर्स्ट जो एक हफ्ता है उसमें आपको बस जगाते हैं। जगाते हैं? 12 बजे तक जगाएंगे, फिर थोड़ा 12:30, फिर 1। अरे डायरेक्टली आपको 2 बजे तक नहीं जगाएंगे। फर्स्ट जो आपको 11:30, 12, 1 इस तरह करके, और शुरू में खड़े रखते हैं आपको बस। उसमें आपको एक पिट्ठू बैग दे दिया जाता है, वो लेके खड़े रहो, और उसमें ऐसी नॉर्मल बातचीत करते रहेंगे, आप कहाँ से है, क्या करते हैं। ये सब उनका एक तरीका है, आपको बिल्डअप कर रहे हैं कि शुरू के हफ्ते में आपको बिल्डअप करते हैं कि आप अभी से सतर्क हो जाओ, आपको नहीं सोना है। तो ये पहले 11 बजे तक हुआ, फिर 11:30, 12, 1, फिर जब तीसरा हफ्ता आया
उसमें फिजिकल भी शुरू हो गया। रात को? रात को आपको शाम को 6 बजे छोड़ते हैं, खाना खाइए, 8 बजे वापस ग्राउंड पे, और विद 18 kg लोड्स एंड वेपन यू आर रनिंग ऑल ओवर द ग्राउंड आफ्टर ईटिंग। रात को 8 बजे के बाद आप पूरा राउंड में पीटी कर रहे हैं, सब सारे किस्म के एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिजिकल कर रहे हैं, फ्रंट रोल, बैक रोल, सब कुछ, और स्पीड मार्च कर रहे हैं। रात रात भर हमें लेके जाते थे चलने के लिए, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर चलाते थे। और जब सुबह लेके आते सर, पैर में मोटे मोटे छाले रहते थे, राइट। क्योंकि आप इतना दूर अगर पैदल चल रहे हैं उस जंगल, वो का पैर जो है हिलता है इस मोजे के अंदर, जूते के अंदर, तो उससे आपका रैशेस होता है। सही। और वो इतना दूर जब लंबा चलोगे तो उस पर पानी भर के मोटे मोटे छाले हो जाते हैं। तो उस छाले के साथ हमें अगला दिन फिर 2 बजे छोड़ा जाता है, और 4:30 वापस रिपोर्टिंग। कई बच्चे तो वहीं सो जाते हैं। दो पे भी रूम सर, रूम इतना बगल नहीं है, छोड़ा जाता है बोलने से, रूम भी वहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। अच्छा। 1 किलोमीटर जाना, और उस बैग को लेके और फिर वापस आना अगले दिन सुबह। तो क्या करने जाएंगे रूम, बोले छोड़ो यहीं सो जाते हो, जहाँ हमें छोड़ता है, जहाँ हमें फॉल इन होता है वहीं पे सो जाते हैं हम लोग। और वहाँ अगल बगल बाथरूम होता है, वहीं बाथरूम कर लेते हैं। और जस्ट ब्रश तो छोड़ ही दो, ब्रश करते ही नहीं। इस तरह जब इतना लेट छोड़ते तो हम ब्रश करते ही नहीं। क्या ब्रश करना है उसमें, क्योंकि हम जो उसमें टाइम वेस्ट होगा सर, उतना मिनट मैं सो जाऊँगा। मैं वहाँ 2 मिनट 5 मिनट और एक्स्ट्रा सो जाऊँगा वहीं पे। हाँ हाँ। मच्छर वच्छर कोई फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ, उसके इतना जो आपको थका देते 2 बजे के बाद, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई वहीं सो फर्क जाते। नहीं, बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं। सुन हो जाता है आपको, कोई मच्छर हमें पहले घर में, अरे ऑल आउट ऑन करो फिर सोएंगे, एसी ऑन करो, वहाँ आप ऐसे ही गर्मी हो, पसीना हो, ठंडा हो। मैंने दोनों सीज़न देखा था, मेरे जो सीज़न आया था वो गर्मी और ठंडा दोनों थे। तो दोनों सीज़न में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी हो, वहीं पे सो जाते थे, और वहीं से उठ के हम लोग ट्रेनिंग शुरू। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन माइंड में आया। जी जब आप कमांडो ट्रेनिंग करते हैं तो क्या कुछ पढ़ाया भी जाता है, कुछ सिखाया जाता है, कुछ केस स्टडीज़ बताई जाती हैं, कुछ ऐसे ऑपरेशंस के बारे में समझाया जाता होगा, इंटेलेक्चुअली इंफॉर्मेशन दी जाती होगी? तो क्या कुछ ऐसे केस स्टडीज़ हैं जो बहुत सक्सेसफुल कमांडो ऑपरेशन है? एक सक्सेसफुल कमांडो ऑपरेशन का क्या एग्जांपल है? सर, जो कमांडो होता है ना, उसका कमांडो का फुल फॉर्म ही होता है कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड, मसल एंड नर्व्स ड्यूरिंग ऑपरेशन। कमांडो का फुल फॉर्म यही है। तो उसमें माइंड और मसल्स दोनों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें जो है कमांडोज में बहुत सारे केस स्टडीज़ बताया जाता है कि जैसा कोई नक्सल अटैक हुआ था, तो उसमें कमांडोज ने कैसे उसको ओवरकम किया था। अब हम कोई पेट्रोलिंग जा रहे हैं, तो नॉर्मल पुलिस में क्या है, हम लोग कोई पेट्रोलिंग जा रहे हैं तो हम इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन वहाँ रोड में ही वहाँ में आईडी बिछाया जाता है ताकि वो फौज को ख़त्म कर दे। तो वो आईडीज़ को कहता है, पहचानते हैं, हमें आईडीज़ बनाया गया है, हमें आईडीज़ खुद बनाने के लिए दिया गया है, उसके लिए रियली? पढ़ाई हुआ है हमारे, उसमें आईडी कोर्स है, उसमें आईडी का भी एक सेक्शन है इस कमांडो कोर्स का। जी हाँ। हमें आईडीज़ कैसे बनाते हैं वो बनाने, हमें खुद बनाया है, और खुद उसको बर्स्ट भी, उसको जो ये भी किया है, डेटोनेट करा है। डेटोनेट किया है हमने, डेटोनेटर लगाया है, और किस किस्म के सोप आईडीज़ बनाए हैं। कैसे बनते हैं? वो सर अलग अलग का, कोई किसी से भी बना सकते हैं आप। एक आपके पास डेटोनेटर होगा, आपके पास आरडीएक्स होगा, यू कैन मेक इट फ्रॉम योर ऑन योर ओन, कोई अच्छा। चीज़ और कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप उसको बना के साबुन के बॉक्स केस के अंदर रख दो, टिफ़िन के अंदर रख दो। मोशन सेंसर है, बहुत सारा आईडीज़ हम लोग ऐसी बना के, आपके पास बोतल है, पेट्रोल है और डीजल है, उसमें छर्रा डाल के डेटोनेशन डाल के आप उसको ब्लास्ट कर सकते हो। और ये नक्सलाइट जो है यूज़ करते हैं हमारे फौज के ऊपर। तो हमें खुद ये इससे बनाया गया है, इसके लिए पढ़ाई ज़रूरी है। आप इसके नाइट क्लासेस भी होती है। इतना फिजिकल हो जाने के बाद रात को हमें क्लासेस हो जाती है, रात के 11 से 1 बजे तक, 2 बजे तक हमें पढ़ाया जाता है मैप रीडिंग। आप जंगल के अंदर कैसे चलोगे, आपको मैप रीडिंग का नॉलेज होना चाहिए, वो मैप रीडिंग के अलग क्लासेस होते हैं। तो ये सब क्लासेस भी होती है विद विद अलॉन्ग विद फिजिकल। आपको वेपन के बारे में नॉलेज होना, वेपन का कैसा होता है, वेपन का पढ़ाई होता है पहले। पहले हमें पढ़ाया जाता है इसमें कितना राउंड्स है, इतना कैलिबर है, कितना कौन बनाया है, इसका क्या यूज़ है, इसका रोक, इसमें रोके कहाँ आती है, उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इस सब का अलग से पढ़ाई भी होता है। तो इवन विद फिजिकल वर्क यू हैव टू बी अपडेट विद दैट थ्योरेटिकल पार्ट ऑल्सो। राइट। उसका अलग से मार्किंग होता है। अच्छा। तो हमारे इसमें ग्रेडिंग रहता है, A B C फॉर रिटन, जो थ्योरेटिकल रहता है उसमें A B C, एंड XYZ इज़ फॉर फिजिकल। तो ओके। मुझे आई गॉट AX ग्रेडिंग, टॉप इन रिटन एंड टॉप इन यू फिजिकल। यू टॉप्ड इन बोथ? एक्स ग्रेडिंग तो एक्स ग्रेडिंग आया। वेरी इट्स वेरी एन इंप्रेसिव। इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग, इसको इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग भी बोलते हैं कि आई कैन बिकम एन इंस्ट्रक्टर। तो इस रिकमेंड वहाँ से सर्टिफिकेट में रिकमेंडेशंस भी आया था कि यू कैन बी एन इंस्ट्रक्टर इन एनी पोस्ट। वाह, दैट्स वेरी इंप्रेसिव।
तो वो आपकी लाइफ का पीक एक्सपीरियंस था क्या? आप उसने आपको बिल्कुल कंप्लीटली चेंज कर दिया एज ए ह्यूमन? सर ये कमांडो ट्रेनिंग ने मुझे पूरे तरह से चेंज कर दिया। आई हैव बिलीव इन माई सेल्फ, आई कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। ऐसा कोई चीज़ नहीं है इम्पॉसिबल, जो 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 पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है अगर आप उसके तरफ बढ़ो, सही तरीके से बढ़ो और सच्ची निष्ठा के साथ बढ़ो। इट इज़ नथिंग, यू कैन डू एवरीथिंग। आप कोशिश तो करो। आप पहले ही बोल देते कि हाँ नहीं होगा। अब जब शुरू में मैं सोचा था कितना भगाएंगे यार, मैं तो फिजिकल था ही फिट। मैं 10 किलोमीटर डेली का भागता था। मैं बोला कितना भगा लेंगे, 10 का 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, उससे ज़्यादा क्या होगा। वहाँ 20 किलोमीटर लेडीज़ कमांडो का फिनिशिंग लाइन है। लेडीज़ कमांडो का फिनिशिंग लाइन 20 किलोमीटर, 20? और हमारा 40 किलोमीटर विद 18 kg वेट। आप 40 किलोमीटर भाग लेंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम जब आता है जब आपके जो कंधे पे 18 kg का वजन है वो आपको पीछे खींचता है, हाँ। और आप वो 18 kg का वजन को पीछे छोड़ के आप अपने बॉडी को इंस्ट्रक्ट करते हैं आगे बढ़ो, और ये आपको पीछे खींच रहा है। दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। और 42 किलोमीटर्स इज अ फुल मैराथन। हाँ तो आप अगर 40 किलोमीटर भाग रहे हो, एक तो 18 किलो के वेट के साथ, जी, और बार 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 बार। हर दूसरे दिन, हाँ पहले अगले दिन, हाँ हाँ यू आर कॉन्स्टेंटली। तो इतनी जो बॉडी पे टैक्सिंग ये ट्रेनिंग होती है, इससे आपने बताया कि आपको एक हेयरलाइन फ्रैक्चर भी हो गया, जी। और उसके बावजूद आप भागते रहे। हुआ था ये सर कि अनार्म्ड कॉम्बैट में जो हमारे जो जूडो का जो टेस्ट रहता है उसमें एक 5-on-1 रहता है। तो उसमें 5 आदमी एक आदमी के ऊपर अटैक करते हैं, तो उससे आपको बचना है और मारना भी है उनको। रियली? हाँ, 5 वर्सेस 1? 5 वर्सेस 1 ये भी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है कि आपको एनिमी ने घेर लिया, आपके पास कोई वेपन नहीं है, उनके पास भी कोई वेपन नहीं है, दे विल बीट यू एंड आपको बचना है उसके। यू आर हैविंग अ ग्लव्स, बॉक्सिंग ग्लव्स दिया जाता है, एंड सेफ्टी कुछ नहीं, ऊपर कुछ नहीं है, बस बॉक्सिंग ग्लव्स दिया जाता है। वो लोग मार रहे हैं, आपको बचना भी है, और इतना स्टेमिना आपको रखना है कि उनको मार के आपको 1 मिनट सर्वाइव करना है, 1 मिनट। और वो 1 मिनट आपको 10 मिनट के बराबर लगे जब 5 आदमी से मार खा रहे हो। तो वो ट्रेनिंग के दौरान मैंने मार भी खाया, और उस ट्रेनिंग के दौरान मेरा एंकल मुड़ा, और मुझे बहुत स्वेलिंग हो गया था। तो इंस्ट्रक्टर्स ने मुझे कहा कि सर स्वेलिंग है, क्या करेंगे। तो अगर ऑफिशियली जाते हैं मेडिकल तो मुझे रेस्ट दे दिया जाएगा एंड हैव टू लीव द ट्रेनिंग। तो मैंने इंस्ट्रक्टर से बात किया, सर आज दशहरा का छुट्टी है, मुझे आप कुछ भी करो ट्रेनिंग सेंटर से बाहर लेके जाओ, मुझे एक बार टेस्ट करा के आ जाता हूँ क्या है, और मेडिकेशन लेके आ जाता हूँ। बोला ठीक है चलो करके। तो अनऑथराइज्ड उसने मुझे बाहर लेके गया, और मेडिकल में 3 संडे था, फ़ोन करा के खुलवा के एक्सरे करवाया। एक्सरे का रिपोर्ट आया, इट्स एन हेयरलाइन फ्रैक्चर। डॉक्टर ने बोला सर हेयरलाइन फ्रैक्चर है, यू कैन नॉट डू दिस इंटेंस ट्रेनिंग, यू हैव टू क्विट दिस ट्रेनिंग एंड डू दिस नेक्स्ट ईयर। तो उस समय जो है सर मेरे साथ एक वाक़या हुआ था। उसी दिन मुझे एक लेटर आया था मेरे पुलिस हेडक्वार्टर से, दैट यू हैव बीन ट्रांसफर्ड टू पुलिस लाइन फ्रॉम योर ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग बिकॉज यू देर इज़ एन कंप्लेंट इनिशिएटेड ऑन योर नेम। हाँ, आप, ये जो आपने बताई बात, हाँ, इसके ऊपर तो पूरा एक हम वी विल स्पेंड अ फ्यू या, मिनट्स, बिकॉज दिस अब जो रियलिटी ऑफ द जॉब है जी वो इससे दिखती है। जी बट एनीवे, फॉर सम रीज़न आपको ट्रांसफ़र के ऑर्डर्स मिले जी, कमांडो ट्रेनिंग के बीच में, बीच में, जब आपका हेयरलाइन फ्रैक्चर डिटेक्ट हुआ था। जी, फिर क्या हुआ? मुझे पुलिस लाइन ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो तब जब मुझे ये जो पता चला, और डॉक्टर ने कहा कि आपको ट्रेनिंग छोड़नी होगी सर, अगले साल कर लीजिए, इसमें एयरलाइन में और उसका ख़राब होगा। हाँ। तो मेरे आँख से पहले तो 2 बूंद पानी आंसू निकले। मैंने बोला, डॉक्टर को पूछा मैंने, सर इसमें क्या हो सकता है। बोला नहीं सर आप इसमें ट्रेनिंग नहीं कर सकते। बोला सर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। तो उन्हें बोला कुछ नहीं सर, आपको दर्द होगा। बोला बस दर्द होगा, और मतलब ऐसा नहीं है कि वो पार्ट जो है डिसेबल हो जाएगा, या हमेशा के फिर लिए ख़राब हो जाएगा? हाँ या डिसलोकेट हो जाएगा, या वो टेढ़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ तो नहीं है। बोला नहीं सर वैसा नहीं होगा, बस आपको दर्द होएगा। हम बोला ठीक है सर, आप पेन किलर्स लिखिए, मैं ट्रेनिंग तो नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा लास्ट एज है, क्योंकि कमांडो ट्रेनिंग का एज लिमिट है 33, एंड आई वॉज 33 होने के लिए मेरे पास 10 दिन बचे थे बस। ओह। मैं सितंबर में मेरा बर्थडे था, और सितंबर में ये कोर्स शुरू हुआ। तो मैं बोला कोर्स तो मैं नहीं छोड़ूंगा, आई विल डू इट, आप पेन किलर्स लिखिए। पेन किलर्स लेके बर्फ़ लगाया, बर्फ़ लगा के मैंने वापस जाके मैंने किसी को नहीं बोला, ओनली माई दैट इंस्ट्रक्टर न्यू कि आई हैड ए हेयरलाइन फ्रैक्चर। उसी में मैंने जंगल बूट्स पहनते हैं, उसी में अंदर एक वो लगा के, लकड़ी लगा के उसको बांध के, उसी में मैंने ट्रेनिंग शुरू की। और अगला दिन ही था माउंटेन क्लाइंबिंग, सेम फ्रैक्चर के अगले दिन ही माउंटेन क्लाइंबिंग। सो शुरू में मैं रिलेक्टेंट था नहीं करने के लिए, लेकिन हमारे एसीपी साहब जो है बहुत असिस्टेंट कमांडेंट, वो अरे कहाँ है 8 नंबर है, 8 नंबर। आई वॉज द ओनली फ्यू सब इंस्पेक्टर्स ऑन द ट्रेनिंग, तो ही न्यू मी बाई ने 8 नंबर। वहाँ एक कैडेट को एक नंबर दिया जाता है, 8 नंबर का है उसको चढ़ाओ करके।
सर थोड़ा पैर में तकलीफ है। कुछ तकलीफ नहीं है, चलो हुआ। अब मैं उसको बोल नहीं सकता हूँ फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर बोलने से भी वो चढ़ाता मुझे, मुझे पता है। तो मैंने उसी में चढ़ना शुरू किया, और माउंटेन क्लाइंबिंग में फिर यू नो दैट आप, और वो नेचुरल था, नेचुरल माउंटेन। नेचुरल माउंटेन में उबड़ खाबड़ में आपको चढ़ना है विद दिस हार्नेस एंड ऑल। और मैं 2-3 बार गिरा, लेकिन मैं आई डिडंट गिव अप, मैंने वो कंप्लीट किया। उसके बाद फिर से मैंने टेस्ट हुआ, टेस्ट में मैंने फिर से कंप्लीट किया। उसी फ्रैक्चर्ड लेग में, उसी हेयरलाइन फ्रैक्चर, मुझे दर्द हो रहा है, वो दर्द को बर्दाश्त करके भी मैंने वो माउंटेन क्लाइंबिंग कंप्लीट किया। और इसी तरह फिर उसी दर्द में मैं कंटिन्यू भागता रहा, उसी में पिट्ठू 18 kg का वेट लेके, पेन किलर्स लेके। और जब भी मुझे मौका मिलता है जूता खोल के उसको थोड़ा बर्फ़ लगा देता हूँ। ट्रेनर्स ने बहुत सपोर्ट किया, इंस्ट्रक्टर्स ने बहुत सपोर्ट किया, दे न्यू। पता चल, थोड़े दिन में पता चल ही गया था कि फ्रैक्चर है। लेकिन उन्होंने बोला कि सर आप करिए, कुछ नहीं होता, आप करिए, आप जो कर रहे हैं हम लोग वी आर सपोर्टिंग यू, आप करिए करके। तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला। मैंने इस फ्रैक्चर के बावजूद भी मैंने, आई स्टिल हैव माई एक्सरे रिपोर्ट विद मी, इट्स हैविंग स्टेइंग हेयरलाइन फ्रैक्चर। मैंने ये कंप्लीट किया एंड ट्रेनिंग। यू टॉप्ड इट। या फॉर्चुनेटली आई डिड। दैट इज़ इनक्रेडिबल। एक क्वेश्चन माइंड में आता है जब ऐसी बातें सुनते हैं, इतनी बहादुरी, इतनी दिलेरी, इतनी मेहनत, इतनी पेन बर्दाश्त करने के बाद इंसान को तो मजबूत बना दिया आपने, उसका माइंड और उसकी बॉडी दोनों। बट क्या आपको गवर्नमेंट से और फोर्सेस से वो इक्विपमेंट मिलती है, वो सपोर्ट मिलता है जो उसको मैच कर पाए? सर देखिए, पुलिस में, इनसाइड ऑफ पुलिस में आपको बताता हूँ कि पुलिस में ना रिवॉर्ड्स कम है, पनिशमेंट्स बहुत ज़्यादा है। पुलिस में आप, पुलिस का जैसे भी कोई भी उनके ऊपर कुछ भी कंप्लेंट आता है ना, सबसे पहले उनको पुलिस लाइन ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वो फैक्ट्स नहीं वेरीफाई कर सकते, करते हैं कि कौन, किसने कंप्लेंट किया है, उसमें क्या फैक्ट्स है, उसमें सच्चाई क्या है। वो बाद में होता है। लेकिन वो बाद में हुआ, मेरे ऊपर एक कंप्लेंट गिरा था, मैंने 6 किलो ड्रग्स पकड़ा था। आपने 6 किलो गांजा पकड़ा? 6 किलो गांजा पकड़ा था एयरपोर्ट? एयरपोर्ट, अंडमान वीर सावरकर एयरपोर्ट से। मैंने, मेरा जुरिस्डिक्शन नहीं था, मुझे इन्फॉर्मेशन आई थी। मैंने डीएसपी साहब को बताया, सर दूसरा जुरिस्डिक्शन है, वहाँ के एसएचओ को बताया। फिर मैंने उस जुरिस्डिक्शन में घुस के मैंने 6 किलो ड्रग्स पकड़ा था कोविड के टाइम। ठीक है। कोविड के टाइम उस 6 किलो ड्रग्स का रेट था 14.5 lakhs। ठीक है। मैंने उस रेट पकड़ा, रेड किया, और उसमें जो लेके आया था, एक नेपाली लड़का लेके आया था, मैंने उसको पकड़ा। और उसके साथ जो इन्वॉल्व था, अंडमान के जो लोकल्स इन्वॉल्व थे, उसमें एक पॉलिटिशियन था, एक तो उसको भी मैंने अरेस्ट करवाया था मैंने। और उसके बाद वो चले गया जेल इनके अंदर। फिर आने के बाद उसने मेरे ऊपर एक कंप्लेंट डाला कि इन्होंने मुझसे पैसा मांगे और मैंने नहीं दिया करके मुझे अरेस्ट किया। तो एवरीथिंग वाज ऑन सीसीटीवी, उसके खिलाफ सबूत थे, उसके फ़ोन में बहुत सारे एविडेंसेस थे। एंड अकॉर्डिंगली द आयु चार्जशीटेड द केस। मेरे ऊपर इंक्वायरी खुली, आई वॉज ट्रांसफर टू पुलिस लाइन फॉर नो रीजंस। मैंने क्या, मैंने ड्रग्स पकड़ा था, उसके बारे में कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ, मुझे भेज दिया पुलिस लाइन, ठीक है, मैंने भेज दिया, चले गया। तभी मैंने कमांडो ट्रेनिंग किया। तो जब फिर इंक्वायरी हुआ, मेरे खिलाफ कुछ नहीं पाया गया, द केस वॉज क्लोज्ड। लेकिन वो, जब आदमी इतना मेहनत करता है ना कि आप दूसरे जुरिडिक्शन में घुस रहे हो, आप इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, आप समाज को बचा रहे हो। ड्रग, अगर वो 6 किलो ड्रग्स कोविड में लैंड हो जाता तो कितना बच्चे लोग यूज़ कर लेते। आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है पुलिस लाइन, आप 6 महीना 1 साल आप पुलिस लाइन में रह रहे हो बिना कुछ गलती के। क्यों? डिमोरलाइजिंग बहुत ज़्यादा है। इट्स डीमोरलाइजिंग सर, इट्स डीमोटिवेटिंग। मैं नहीं कहता हूँ कि सब ऑफिसर थे, लेकिन कुछ ऑफिसर्स ऊपर आते हैं जो अपने ऊपर ज़्यादा ये नहीं लेते कि हाँ भाई इसका कंप्लेंट आया, चलो ट्रांसफ़र कर दो। क्यों? यस। आप काम करोगे तो ही तो कंप्लेंट आएगा, आप काम नहीं करोगे तो कोई कंप्लेंट नहीं आएगा। बिल्कुल। आप अगर काम नहीं करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, आपका पास इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि हाँ गांजा बिक्री हो रहा है, हाँ ठीक है जाने दो, बस बात खत्म। आपके पास कोई कंप्लेंट ही नहीं है, आपके ऊपर कोई, किसी ने कंप्लेंट नहीं किया। आप जिस पेड़ पे आम रहता है उसी पे पत्थर मारते हैं लोग। सही बात। तो आप काम करने के बाद भी जो आपको रिवॉर्ड्स क्या मिल रहा है, आप पुलिस लाइन ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो फिर वो डीमोटिवेटिंग हो जाता है। तो और बेशक इंक्वायरी में कुछ ना निकले, हाँ, बट हरासमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऑफिस है। कई साल तक परेशान रहते हैं, जी। आपके प्रमोशन वगैरह सब रुक जाते जी। हैं। दैट इज़ आई थिंक वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स अबाउट दिस जॉब। जी। और यही पुलिस की जो रियलिटी है, जो ग्राउंड लेवल पे आपने एक्सपीरियंस करी, और इतना सब कुछ करने के बावजूद यू हैड टू गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स। इज दिस द रीज़न दैट यू क्विट द जॉब? दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन सर, आई हैव क्विट द जॉब। मैंने ये जॉब क्विट कर दिया अभी। आई गॉट अ बेटर अपॉर्चुनिटी हियर इन कॉर्पोरेट सेक्टर, सो आई एम डूइंग वेरी वेल इन दिस कॉर्पोरेट सेक्टर। तो ये रीज़न है सर। और कुछ ऑफिसर्स ऐसे भी आते हैं, जैसे मेरे साथ एक वाकया हुआ था
मैं बोल देता हूँ। डीएसपी सर एक थे, तो व्हेन आई वाज इन पुलिस लाइन आई वाज द इंचार्ज ऑफ सम फाइल, ऑफिस फाइल, बट आई वाज गॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम देयर, मेरा ट्रांसफ़र हो गया था। ठीक है। तो एक फ़ाइल आया था डीएसपी साहब के पास, तो मैंने नहीं भेजा था, मेरे सीनियर ने भेजा था। तो उन्होंने बोला था कि क्वार्टर मास्टर स्टोर के जो इंचार्ज है मुझे बुलाया गया। तो मैं एक 10 मिनट लेट हो गया था, 5 बजे ऑफिस टाइम ख़त्म होता है। हाँ। तो 5 बजे ही कॉल आया था, तो मैं एक मीटिंग में था, स्पोर्ट्स के मीटिंग में था, आई वाज ऑल्सो द स्पोर्ट्स हेड। ओके। तो मैं वहाँ गया तो स्पोर्ट्स ड्रेस में ही था, स्टेडियम के बगल, तो स्पोर्ट्स ड्रेस में ही चले गया, ऑफिस टाइमिंग के बाद था। तो वो सर, डीएसपी सर गुस्सा हो गए, मुझे बहुत कुछ सुनाया। तो ठीक है, मैंने कुछ नहीं बोला, सीनियर है, सुना दिया, कोई बात नहीं। अगले दिन फिर बुलाया, तो स्टार्टेड ह्यूमिलेटिंग मी, मतलब मैं खड़ा हूँ, मेरे से जूनियर आ रहे हैं, वहाँ मेरे सामने बैठ रहे हैं, आई वाज स्टिल स्टैंडिंग विद द फाइल। मेरे जूनियर जो है वो मेरे सामने बैठ रहे हैं, उनके सामने, डीएसपी सर के सामने, और मैं खड़ा हूँ फाइल लेके। सो एक ही गॉट इन टू एन ईगो विद मी। आई वेयरिंग टी शर्ट, माई फिजिक वॉज लुकिंग, हाँ, माई फिजिक वॉज जेलस ही हो गया या होगा। थोड़ा बहुत हो, क्या हुआ पता नहीं। देन ही स्टार्टेड सम अब्यूजिव वर्ड्स विद मी। ओ। कुछ गाली दिया उन्होंने। जैसी गाली दिया सर, मैंने, तो फाइल मेरे हाथ में था, मैंने फाइल ऐसे टेबल में रखा, जय हिंद सर बोला, और मैंने उनका चैम्बर छोड़ के चले गया। देन आगे अगला दिन मुझे ये आ गया शो कॉज कि ही मिसबिहेव विद मी। शो कॉज का रिप्लाई दिया मैंने, कोई कुछ नहीं हुआ। वो भी इंक्वायरी खुला मेरे पे, वो भी इंक्वायरी बंद हो गया। लेकिन अगले दिन ही मुझे ऑर्डर आ गया, यू हैव टू रिपोर्ट टू नारकोंडम। नारकोंडम, मैं नारकोंडम के बारे में बताना चाहता हूँ। नारकोंडम इज़ एन आइलैंड, लास्ट पॉइंट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड। वहाँ से चाइना का कोको आइलैंड बहुत नज़दीक है। तो वहाँ पे हर पुलिस ऑफिसर का एक टेन्योर आता है 60 डेज़ का। मेरा वो टेन्योर कट चुका था, ठीक मुझे है। और 2 साल बाद वो टेन्योर में जाना था। लेकिन अचानक मुझे हैरेसमेंट के लिए मुझे नारकोंडम आइलैंड भेजा गया था, विदाउट एनी कंप्लेंट, विदाउट एनी प्रूफ, कुछ नहीं था। पनिशमेंट पोस्टिंग। हाँ, पनिशमेंट, ऐसी पनिशमेंट, बस मुंह से बोल दिया तुम जाओ नारकोंडम। मेरा चांस नहीं था, वो रोस्टर बनता है, हर ईयर के आगे एक रोस्टर बनता है कि कौन इस महीने जाएगा। तो मेरा उसमें नाम ही नहीं था। अचानक मेरा नाम डाला गया और मुझे बोला गया नारकोंडम रिपोर्ट करो। मेरा फैमिली नहीं है सर, मेरा बच्चा नहीं है, मेरा वाइफ नहीं है, मेरा मदर फादर ओल्ड एज है, उनको कौन देखेगा। अचानक मुझे बोलता है आप कल रिपोर्ट करो, नारकोंडम शिप जा रहा है, आप जाइए। सर मैं गया, मुझे ऑर्डर, मैं, हम लोग बेल्ट वाले यूनिफॉर्म फोर्सेस में, आई फॉलोड द ऑर्डर। मैं गया, मैं 60 दिन काटा। उसके बीच में मेरे बच्चे को प्रॉब्लम हुआ। माई मदर एंड फादर हैड टू टेक हिम टू चेन्नई। बिकॉज योर वाइफ इज ऑल्सो अ पुलिस माई वाइफ ऑफिसर। इज ऑल्सो अ पुलिस ऑफिसर, शी इज पोस्टेड इन अनदर आइलैंड। और उस समय एयरपोर्ट इनाग्रेशन था, तो कोई वीआईपी आने का बातचीत था, तो छुट्टी बंद हो गया था। तो माई वाइफ को भी छुट्टी नहीं मिला, और मेरा मदर फादर जो 70 उम्र के हैं, उनको खुद प्रॉब्लम्स है, वो मेरे बच्चे को चेन्नई लेके गए, बिकॉज माई चाइल्ड हैड सम प्रॉब्लम्स। तो 60 दिन बाद मैंने आया। मैं 60 दिन पूरा सोचा हुआ मैं कि इतना काम करने के बावजूद, इतना कुछ होने के बावजूद, दे जस्ट नीड अ साइन कि आप अपने फैमिली से दूर हो जाओ, क्यों। मैंने आया, मैंने naukri.com में प्रोफाइल बनाई, रेज्यूमे बनाया। विद इन 20 days आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ कॉर्पोरेट सेक्टर, बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दे वर पेइंग मी ऑलमोस्ट डबल माई सैलरी विद बेनिफिट्स एंड अ गुड पोस्ट। सो बहुत हार्ड डिसीजन था मेरे लिए। बहुतों ने बोला क्यों छोड़ के जा रहे हो यार, वर्दी का जॉब है, पैसे कमा रहे हो, क्यों छोड़ के जा रहे हो, मत छोड़ के जाओ। आई टुक अ डिसीजन, नहीं मुझे नहीं करना है, आई विल लीव माई जॉब, आई एम शिफ्टिंग टू दिस। इतना कुछ करने के बाद डिपार्टमेंट कुछ ऐसा ये नहीं मिल रहा है, रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, ऊपर से ये हरासमेंट अलग, जो अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो फिर क्या ही फ़ायदा। आई क्विटेड माई जॉब एंड आई जॉइन दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन दिस कॉर्पोरेट सेक्टर। और जो मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ एंड हैप्पी आई डेट मेड दैट डिसीजन। बहुत हिम्मत वाला काम किया आपने। जी सर। आई कैन टेल फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। जी। आसान नहीं है। या क्योंकि आप ये नौकरी कर तो लेते हो, लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि इसमें घुसना डिफिकल्ट है, बट इससे बाहर निकलना और भी मुश्किल है। बहुत मुश्किल। और वो शायद मुश्किल इसलिए क्योंकि सोसाइटी आपको छोड़ने नहीं देती। जी। सोसाइटी के दिमाग में ज़्यादा इसका वो है। जब एग्जैक्टली। रियलिटी आप देखते हो तो यू रियलाइज़ कि इट इज़ अ जॉब, जी। और इसके अपने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं। जी। अप्स भी हैं बट डाउन्स भी हैं। जाऊँ जी। तो वो बहुत करेजियस चीज़ है, मैं समझता हूँ उस चीज़ को। और आपने जिन हालात में लिया, उन हालात में बहुत लेना डिफिकल्ट हुआ होगा, आई एम श्योर, आपके लिए। जी सर, डीजीपी साहब हमारे बहुत अच्छे थे। हमारे देवेश श्रीवास्तव सर, जो हमारे डीजीपी सर थे अभी, वो बहुत, उन्होंने बहुत बोला क्यों छोड़ के जा रहे हो यार तुम। उसके बाद मैंने एनएसजी भी किया। हाँ। ये जब वो हो गया था, एनएसजी भी किया मैंने। तो एनएसजी भी टॉप किया मैंने। एनएसजी में पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर क्लोज प्रोटेक्शन का कोर्स किया मैंने। ये होने के बाद मैंने naukri.com में अप्लाई किया और उसका इंटरव्यूज़ चल रहा है। मैं वहाँ एनएसजी में भी जाके उसका 5 राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ था, वहाँ भी इंटरव्यू दे रहा हूँ ऑनलाइन। तो एनएसजी में भी मैंने टॉप किया।
तो जब डीजी सर ने मुझे बोला, जब आया सर्टिफिकेट मिलने, उनके पास रिजल्ट आया, तो मेरे को बुलाया, बोला क्यों छोड़ के जा रहे हो यार, तुमने एनएसजी भी टॉप किया है, यू आर डूइंग सो वेल, डोंट गो करके। मतलब सर ऐसा ऐसा हुआ था, आप नहीं थे, यू आर नॉट द डीजी, और आप रहेंगे भी नहीं, कोई अगला डीजी आएगा। तो ऑल ऑफिसर्स आर नॉट सेम, और मैं अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। द मेन रीज़न इज़ दैट आप यहाँ पे छुट्टी नहीं मिलती, कुछ भी हो, आप पुलिस दशहरा हो, होली हो, आप रोड में ही खड़े हो, आपको छुट्टी नहीं है पुलिस में। तो एक कंफर्ट लेवल छोड़ना था, सबसे नहीं छूटता ये कंफर्ट लेवल, कि आप नौकरी मिल गई, आप गवर्नमेंट जॉब है, आप सेटल्ड हो, कंफर्ट लेवल कोई छोड़ना नहीं चाहता है। ठीक बात है। कि आपका पास महीना का 70,000 आ रहा है, 80,000 आ रहा है, आप आराम से बैठो, वर्दी है, और क्या ज़रूरत है, आप कुछ करो ना करो, आपको महीना एंड में सैलरी तो आ रहा है। और गवर्नमेंट जॉब बोल के इस सब हवा बना के रखा है सर, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जिसको ग्रोथ चाहिए वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं रुकेगा। मुझे लगता है एक चीज़ ज़रूर एडमिट करनी ज़रूरी है कि जो एक्सपोजर उधर मिलता है जी। उसका कोई जवाब नहीं है। ना। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी ज़िंदगी वही काम करना है, जी। कि वो छोड़ा नहीं जा सकता। जी। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। एक बार जाना ज़रूर चाहिए मुझे लगता है। हाँ। अब जैसे जो आप एक्सपीरियंसेस बता रहे हो, ये कोई नॉर्मल इंसान कभी कर ही नहीं ये सकता। कोई सिविलियन नहीं कर सकता सर, जो मैंने करके आया वो कोई सिविलियन नहीं कर सकता। आई एम प्रिविलेज्ड दैट मैं पुलिस में था, मुझे कितना कुछ सीखने मिला, सही। इतना जो हम लोग क्राइम पेट्रोल देखते, जो टीवी में देखते, वो सब मुझे लाइफ एक्सपीरियंस, जो एक सिविलियन आदमी ये दोनों नहीं कर सकता। नहीं। मैं जो है अब सिविलियन लाइफ भी जी सकता हूँ, और ये गवर्नमेंट जो पुलिस ऑफिशियल लाइफ वो जी चुका हूँ। राइट। मैं दोनों लाइफ जी सकता हूँ, लेकिन एक नॉर्मल आदमी ये पुलिस लाइफ में वापस नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। और एक और बहुत एक वैलिड रीज़न आपने बताया कि प्रमोशन नहीं मिलता है। आप सब इंस्पेक्टर लेवल पे थे, जी। आपने एनएसजी टॉप करा, जी। आपने कमांडो ट्रेनिंग एंटी टेररिज्म टॉप करा, सब कुछ करने के बाद, इतने केसेस बुक करने के बाद, और आपके केसेस के बारे में भी वी विल टॉक अबाउट इट, जी। उसके बावजूद आप बता रहे थे कि 15-20 अगले साल तक आप सब इंस्पेक्टर ही रहेंगे। जी। पहले 10 साल तक सब इंस्पेक्टर रहे, उसके बाद 15-20 साल और उसी जी। रैंक पे। जी। यहाँ ये तो मतलब बिल्कुल ही वर्थलेस हो गया इतने लंबे टाइम के लिए। तो ये क्यों है? व्हाई इज इट दैट? सर ये मेन रीज़न ये है कि इसमें ना सर आपको सीनियरिटी लेवल में प्रमोशन मिलता है। आपको जो है ऐसा कुछ नहीं है कि आप, ऐसा कुछ एक सिस्टम नहीं है कि आप एग्ज़ाम लिखो और आगे बढ़ जाओ। आपका यहाँ में ऐसा, आप सीनियर, आप जो घुस गए, आपसे ऊपर जितना है पहले सब इंस्पेक्टर, वो लोग अगर इंस्पेक्टर बनेंगे तब पोस्ट खाली होगा, तब आप जाके इंस्पेक्टर बनोगे। और उतना स्कोप नहीं है। मैं जहाँ तक कैलकुलेशन था 45-50 तक तो सब इंस्पेक्टर ही रहना है। इट तो वाज नॉट वर्थ इट। नॉट वर्थ इट सर, नॉट वर्थ इट एट ऑल। आपने बताया कि पुलिस की ट्रेनिंग में और पैरामिलिट्री की ट्रेनिंग में बहुत डिफरेंस है, वेपन्स में भी, ओरिएंटेशन में भी, माइंडसेट में भी, हर चीज़ में। और आपने पैरामिलिट्री के 2 ट्रेनिंग करे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लैरिफाई करना। आपने आईटीबीपी एंटी टेररिज्म कमांडो की ट्रेनिंग कंप्लीट करी जिसमें आपने टॉप करा। आपने एनएसजी का एक अलग से ट्रेनिंग करा जिसमें भी आपने टॉप किया। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? और जहाँ तक वेपन्स की टेक्निक्स का सवाल है, उसमें क्या है एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो वहाँ होती है और पुलिस में कभी नहीं सिखाई जाती? सर तो बेसिक जो पुलिस का ट्रेनिंग होता है, दैट इज़ नॉट टू टफ, वो कोई भी कर लेगा। बिकॉज इट इज़, आपका सुबह मॉर्निंग पीटी होती है, एक घंटे की पीटी होती है, जिसमें आपको 3-4 किलोमीटर दौड़ाया जाता है, फिर नॉर्मल परेड होती है, और लॉ क्लासेस होती है सुबह से। शाम को भी एक स्पोर्ट्स का 1 घंटा होता है, बस 5 बजे शाम को छुट्टी हो जाती है। अगला दिन फिर सुबह 6 बजे शुरू होती है। पैरामिलिट्री में सर जो ट्रेनिंग होती है शुरू से टफ रखते हैं वो लोग, ताकि उस लोगों को सुबह से 4 बजे से उठा देते हैं, और जो उस लोग जब रात को पहुंचते हैं 10 बजे, नॉर्मल पैरामिलिट्री, नॉट अबाउट कमांडो, रात को 10 बजे तक उस लोग बैरक पहुंचते हैं, उस ठीक तक है। तक उस लोगों को रगड़ते हैं। दे मेक देम स्ट्रॉन्गर, दे उसको फील्ड्स में वेपन्स की टेक्निक्स बताई जाती है, अलग अलग टेक्निक। अगर आपका जंग में, आप राइट हैंड में आपका गोली लग गया, तो आप गन कैसे चलाना छोड़ोगे? आप तो गन नहीं छोड़ सकते, सामने तो गोली चल रही है, आपको तो गन चलाना होगा। तो पुलिस में ये नहीं बताया जाता है, लेकिन इस मैंने एंटी टेररिस्ट कमांडो कोर्स में हमें बताया गया है कि आप लेफ्ट हैंड से कैसे कोक करके आप वेपन चला सकते हैं। तो लेफ्ट, अगर आपका गोली अगर राइट हैंड में लग गया, आप ये राइट हैंड आपका पीछे बांध दिया जाता है, और आप लेफ्ट हैंड से उसको कोक करते हैं और उसको राउंड मारते हैं। और नाइट फायर होता है, एक टेस्ट होता है, उसमें आपके सामने टारगेट से रखा जाता है, और टारगेट्स पे एक बार टॉर्च मार दिया जाता है। फुल रात का अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा है आपको, बस चांद का जो रोशनी आ रहा है वही है। एक टारगेट पे आपके एक टॉर्च मार दिया जाता है, और उस टॉर्च को मार के बंद कर दिया जाता है। उसी में आपको वही माइंड में रखना है कि ये मेरा टारगेट है, ये मेरे सामने टॉर्च आया था, मेरा टारगेट इसके इतने सामने होगा, इसका इतना डिस्टेंस होगा। और आपको फिर आप सीटी बजता है, उसमें 5 राउंड मारना होता है टारगेट पे। ओके। तो जिसने 5 राउंड मारा, तो उसमें 5 नंबर। अगर राउंड कहीं भी लगे इन द बॉडी, आपको 5 राउंड मारना है बॉडी पे।
तो उस वो भी हमें सिखाया गया है, जिसमें मैंने 5 राउंड नाइट फायर में पाँचों राउंड मारे थे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्म के फायर्स जो है हमें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है एंटी टेररिस्ट कमांडो कोर्स में। और मूविंग मूविंग बस में, अगर आप बस चल रहा है, ट्रक चल रहा है, उसके जो होल्स के बीच में आपको वेपन रख के फायरिंग करना होता है। सामने टारगेट जो है वो ऊपर आता है फिर नीचे जाता है, ऊपर आता है फिर नीचे जाता है। तो उसमें आपको निशाना लेके उस टारगेट पे गोली मारना है। तो वो ट्रक हिलता है, आपका वेपन भी हिलता है, उसमें आपको अपने आपको अलाइन करके माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करके आपको जब वो टारगेट आता है उसके बीच में गोली मारना है। ये सब इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग जो है हमें पैरामिलिट्री में सिखाया जाता है। लेकिन पुलिस में मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अगर पुलिस की ट्रेनिंग भी होती है, चलो मैं अगर मानता हूँ, उसके बाद पुलिस को जो उनमें जो बेस्ट जवान रहते हैं उनको एक पैरामिलिट्री में भी एक स्पेशल ट्रेनिंग जैसे कमांडो कोर्सेज वगैरह में भेजा जाए, ताकि जैसे आपको पता होगा मुंबई अटैक हुआ था थोड़े दिन हाँ। पहले, कुछ हाँ। दिन सालों पहले, ताज अटैक हुआ था जो कसाब वाले ट्वेंटी टाइम, सिक्स इलेवन, हाँ। जी 26/11। तो उसमें मैक्सिमम इंजरी जो है पुलिस वालों को हुआ था फ्रंट लाइन पे। क्यों? दे वर नॉट रेडी, दे वर नॉट दे वर रेडी। नॉट ट्रेंड कि ऐसा कुछ सिचुएशन होता है तो क्या करते हैं। टेररिस्ट तो केवल बॉर्डर पे नहीं मिलेंगे ना, अब मुंबई, अब तो शहर में घूम रहे हैं, मुंबई शहर में घुस गए थे। तो उस समय अगर मेरे ख्याल से अगर पुलिस इस तरह का ट्रेनिंग अगर ली होती तो कैजुअलिटी कम, और हम इस केस को जल्दी निपटा सकते थे, ताकि हमें बहुत टाइम लगा। एनएसजी आई, फिर उन्होंने टेक ओवर किया। पहले ही हमने ये कसाब वगैरह को तो स्टेशन पे ही उड़ा दिए होते, अगर हमारे पास ट्रेनिंग अच्छा से हुआ होता हमारे, अगर हमें भी कमांडो कोर्स, अगर पुलिस को भी ट्रेनिंग दिया जाता तो मेरा यही दरख्वास्त है कि कोई आगे भी पुलिस को, जो जब भी ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग होता है उनके साथ एक कमांडो कोर्स पैरामिलिट्री से कराया जाए, ना कि पुलिस से। पुलिस में भी कमांडो कोर्स होता है, लेकिन दैट इज़ नॉट ऑफ दैट लेवल जो पैरामिलिट्री का होता है। पुलिस का जो कमांडो कोर्स होता है शाम को 5 बजे छोड़ दिया जाता है, फिर उसको अगले दिन सुबह 6 बजे बुलाते हैं, 12 घंटे का रेस्ट देते हैं। तो 12 घंटे का रेस्ट दे के तो कोई भी आदमी कर लेगा ट्रेनिंग, लेकिन ये जो पैरामिलिट्री का ट्रेनिंग है उसमें रेस्ट सोने नहीं देते। हेल वीक में जो था लास्ट में हमें जो कमांडो कोर्स में सोने दिया ही नहीं गया। उसमें आपको एक ऐसा वाकया हुआ था कि सब एक दूसरे का, जो पिट्ठू का बैग होता है उसके पीछे एक रस्सी होती है, जो हमें उसमें भी हमें चलना होता है, जंगल का ऑपरेशन करना होता है, उसमें एक दूसरे का पिट्ठू का वो रस्सी पकड़ के चल रहे हैं। किसी को होश नहीं कौन कहाँ जा रहा है, आंख बंद करके चले जा रहे हैं, लेकिन सब चल रहे हैं। और ऐसा हो गया था ट्रेनिंग में कि हम लोग खड़े खड़े सो रहे हैं। ये अजीब एक हुआ था कि ऐसा भी हो सकता है। मुझे जब शुरू में हमें उस्ताद बोला करते थे कि सर अभी तो क्या हुआ, अभी तो कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ, आप ट्रेनिंग में जब आप ख़त्म होगा ट्रेनिंग आप खड़े खड़े सोओगे। बोले क्या बकवास कर रहे हैं, खड़े खड़े कैसे सो सकते हैं। लेकिन ये एक्सपीरियंस मैंने खुद किया है, मैं खड़े खड़े भी सोया था ट्रेनिंग में। आप खड़े खड़े भी सो सकते हो, क्योंकि आप सोए नहीं हो 70 दिन से। आप खड़े खड़े सो के आप फिर से वापस जग के आप फिर फिजिकल वर्क शुरू कर देते हैं। और इस तरह हुआ था सर कि हमें हेल वीक में बोला गया था, एक एक एक्सरसाइज था कि आपको हम 2 घंटे सोने देंगे। सबके मुंह में खुशी, चलो हम आपको, आप लोग इतना ट्रेनिंग करें, आपको 2 घंटा सोने देंगे। हमें भेज दिया गया अपने उसी पे जंगल में ही अपने कैंप पे, और कुछ देर बाद सिटी मारा दिया गया, वापस आ गए हम लोग, वी वर फ्रेश। राइट। फिर फिर जंगल एक्सरसाइज शुरू हुआ, जंगल में लेके गए, फिर हमसे पूछा गया उस्ताद ने, आपको पता है हम लोग ने आपको कितना देर सोने दिया? हमने सर 2 घंटा ना। बोला आपको हमने 7 मिनट सोने दिए, 7 मिनट्स। वो 7 मिनट्स का नींद हमें लगा कि 2 घंटा है, और हम उसी तरह से जोश से वापस आ गए। वी ऑल वेयर अवेक। और ये सब आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। ये उन्होंने बताया कि आपने सोचा कि आपने 2 घंटा सोया तो आपने 2 घंटा का आप फ्रेश हो गए, आप 7 मिनट में भी फ्रेश हो सकते हैं। देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है। ये चीज़ हमें सिखाया गया उस ट्रेनिंग में। और इनक्रेडिबल। उसमें आप अपना वेपन नहीं सोचते, आप ट्रेनिंग में भी जो सो रहे थे ना, अगर वेपन छोड़ के सो गया उसका अलग पनिशमेंट है। वेपन आपको हाथ में ऐसा पकड़ के ऐसा सोना है, ताकि आपका वेपन कोई भी छीन ना सके, आपके हाथ में वेपन हो। ये सब ट्रेनिंग का पार्ट है। तो ये सब ट्रेनिंग लैक करता है पुलिस, जो मेरे ख्याल से पुलिस को भी इस स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए आफ्टर बेसिक ट्रेनिंग। राइट। और पुलिस की ही बात करते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस का एक सिंपल सा एक स्टेटिस्टिक है। 40% ऑफ द पुलिस फोर्स इज डेडिकेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ वीआईपीज। जी 60% ही बची है पूरी की पूरी जनता के लिए। जी आपने एनएसजी का कोर्स किया है, आप एक ट्रेंड ऑफिसर हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं। जी। एनएसजी में क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसकी ट्रेनिंग कैसे डिफरेंट होती है, क्या इंट्रिकेसीज हैं इसके? एनएसजी क्लोज प्रोटेक्शन ऑफिसर का जो मैंने ट्रेनिंग किया है, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर का,
दिस ट्रेनिंग इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम कमांडो ट्रेनिंग। इसमें आपको जो है परफेक्ट ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं एनएसजी की ट्रेनिंग। राइट। कमांडो में तो आपको चलो वो ट्रेनिंग ही ऐसी था, आपको हरासमेंट करना है। इसमें आपका सर क्या है, पहला दिन आपका अपर बॉडी हो गया, अगला दिन आपका लोअर बॉडी, फिर एब्स, अलग अलग पार्ट को अलग अलग दिन आपको टारगेट किया जाएगा। रनिंग भी उसी हिसाब से होता है। और आपको जिम का भी अहमियत इसमें पता चलता है। इसमें आपका वेट ट्रेनिंग भी था, क्योंकि एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर शुड बी स्ट्रांग ऑल्सो, फिजिकली वो दिखने में भी स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा नहीं पतला दुबला खड़ा हो तो फिर कोई भी आदमी उसको धक्का देके चले जाएगा। तो जिम ऑल्सो, मसल बिल्डिंग इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस सिक्योरिटी ऑफिसर ट्रेनिंग। तो इसमें हमें जो जिम का भी एक ये होता है, उसमें भी कौन कितना वेट्स मारता है उसका भी एक मार्क्स होता है। तो ये सब भी था। और पर्सनल सिक्योरिटी क्लोज प्रोटेक्शन में ये होता है, देर इज़ अ थंब रूल ऑफ क्लोज प्रोटेक्शन, फाइट ओनली इफ़ इट इज़ मस्ट, फ्ली इफ़ यू कैन। इसका मतलब है अगर आपका वीआईपी आप लेके जा रहे हैं, अपना एक ही बॉडीगार्ड है आप, अगर आप वीआईपी जा रहे हैं, आपके कोई भी हो वीआईपी हो, अगर वो स्टार भी हो सेलिब्रिटी भी हो, अगर कोई उसको आके छेड़ता है तो नॉर्मली देखा जाता है कि, या कोई भी उसको हार्म करने की कोशिश करता है तो बॉडीगार्ड क्या करता है, आगे जाके उससे लड़ता है। आप अपना प्रोटेक्टी को छोड़ दिए, वो ओपन है और आप जाके उसको उससे लड़ रहे हो, ये क्लोज प्रोटेक्शन का रूल नहीं है। आपका काम है अपना वीआईपी को उस एरिया से उसी समय इवैक्यूएट करे। राइट। ये बेसिक नॉलेज है जो ये जो फिल्म स्टार्स लेके घूमते हैं, जो सलमान खान वगैरह जो लेके घूमते हैं शेरा को, उनको क्लोज प्रोटेक्शन, उनको बस नाम है, अगर कुछ हो गया तो दे कैन डू नथिंग, आई कैन टेल यू। सर क्लोज प्रोटेक्शन में है, आपको लड़ना नहीं है, आपको अपने वीआईपी को बचा के लेके निकलना है मौके से। राइट। आप डोनाल्ड ट्रंप का केस अभी देखेंगे, ये लोग अपने आप को स्पेशल एजेंट, यूएसए स्पेशल एजेंट वगैरह से बोलते हैं। एनएसजी इज़ फार मोर बेटर देन दिस सर। आर एसपीजी आर एनएसजी इज़ मोर क्वालिफाइड देन दिस। आप देखे होंगे मोदी के एक रोड शो में एक मोबाइल फ़ोन उड़ के आता है और एनएसजी ने कैसे उसको मोबाइल फ़ोन को हाथ से हवा में ही रोक के उसको साइड कर। एक डोनाल्ड ट्रंप आपका एक्स ये प्रेसिडेंट। हाँ प्रेसिडेंट है, वो स्पीच दे रहा है, उसके पीछे एक भी सिक्योरिटी ऑफिसर नहीं है। जबकि बेसिक रूल है, जब भी आपका जो वीआईपी स्पीच देता है पोडियम के पास, आपके पीछे एक रहना चाहिए जो अगर कुछ भी होता है उसको डक डाउन करे। वो गोली 3 गोली चल गया तब भी वो लोग, तब भी उसके पीछे कोई नहीं पहुंच पाया। 3 गोली के बाद वो ट्रम्प खुद नीचे झुका है। राइट। नो वन इज देयर टू डक हिम। ये स्पेशल एजेंट बोलते हैं, देर इज लॉट ऑफ फ्लॉज इन दैट। एंड उसके बाद सारा टीम को उन्होंने सस्पेंड भी हुआ है वहाँ पे, और पूरा इंक्वायरी भी बैठा है। और उनके बाद वो आपने देखा होगा वीडियो में, वो जो गन भी अपने हॉलिस्टर में नहीं रख पा रही थी, वो वीडियो क्लियर था, पूरा सब जगह वायरल था। वो गन जो लेडी ऑफिसर थे, हाँ हाँ। वो लोग गन भी अपना, और उसको डक डाउन करके नहीं लेके जा पा रहे थे। ट्रम्प वाज उससे निकल के वो हाथ उठा रहा है, ये कर रहा है, नहीं, दैट वो इज, स्टिल हाँ एक्सपोज्ड। ही वॉज एक्सपोज्ड। हो सकता है कि और भी कोई शूटर जो कोई जगह निशाना लेके बैठा हो, एक तो मार दिया चलो आपने, वो स्नाइपर ने उस ऊपर तक पहुंचा कैसे, पहला बात। रूफ टॉप आपका एक ये होता है, हमारा रूफ टॉप जो है सिक्योरिटी अरेंजमेंट होता है, वो रूफ टॉप तक कैसा पहुंचा। वो हमारा एसपीजी और एनएसजी, दे आर फार मोर बेटर देन दीज स्पेशल एजेंट्स, सो कॉल्ड स्पेशल एजेंट्स। सो ये सब ट्रेनिंग हमें दिया गया है क्लोज प्रोटेक्शन में, कैसे अपने वीआईपी को प्रोटेक्ट करके लिए। हमें वहाँ लड़ना नहीं है कोई, हम कोई बाउंसर नहीं है जो से लड़ रहे हैं कि हमें अपना शक्ति का प्रदर्शन करना है। हमारा काम है वीआईपी को बचा के निकलना है। और इसमें आपने बताया कि कुछ फॉर्मेशंस होते हैं। जी किस किस टाइप के फॉर्मेशंस? सर, तो बेसिक जो फॉर्मेशन रहता है, तो उसमें 5 मैन पीएसओ हम लोग यूज़ करते हैं, जो मोस्ट ऑफ द सेफेस्ट प्रोटेक्शन लेवल रहता है। इसमें जो लॉन्ग लीड, जो 5 किस्म के ये रहते हैं पीएसओज रहते हैं। फर्स्ट रहता है लॉन्ग लीड, जो आपका 90 डिग्री कवर करता है फ्रंट राइट। देन जो है आपका शॉर्ट लीड रहता है, वो आपका कवर करता है 90 डिग्री फ्रंट लेफ्ट। एंड आपके जो वीआईपी रहता है, फिर उसके शॉर्ट लीड के बाद वीआईपी रहता है। वीआईपी के पीछे रहता है आईसी, जो मेन इंचार्ज है, जो ओवरऑल सिक्योरिटी देखता है आपका फॉर्मेशंस का। और उसके बगल, जस्ट आईसी के जस्ट बगल में रहता है मेन पीएसओ, जो आपका हमेशा उसका नज़र जो है वीआईपी पे रहता है, उसको कोई जगह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। और जब भी कुछ ऐसा होता है कि वो वीआईपी को डक करता है और उसको सिचुएशन से वहाँ से लेके निकलते हैं कवर करके। और जो सबसे पीछे रहता है वो टेल पीएसओ, वो जो है सबसे आखिरी रहेगा, और उसका काम है 180 डिग्री बैक कवर। उसको 180 डिग्री ऑब्जर्वेशन रहता है पीछे। तो ये जो फॉर्मेशन है बेसिक फॉर्मेशन है, एंड वी वर्क ऑन दैट। और इसी में भी हम कुछ भी होता है हम इसको कवर करके वीआईपी को उस सिचुएशन से वहाँ से निकालते हैं। अच्छा। तो इस फॉर्मेशन में क्या हर किसी के अलग अलग रोल्स भी होते हैं? क्या हर जी किसी के पास अलग अलग वेपन्स भी होते हैं अपार्ट फ्रॉम द जी एरिया दैट दे आर सपोज टू स्कैन? जी। कुछ टेक्निक्स का भी डिफरेंशिएशन होता है क्या इन लोगों में? सर एक्चुअली वो जो फ्रंट जो लॉन्ग लीड रहता है, उनके पास एक MP5 रहता है,
एंड ग्लॉक भी दोनों रहता है, और जो टेल रहता है उनके पास भी MP5 और ग्लॉक रहता है, और शॉर्ट लीड वगैरह सबके पास ग्लॉक रहता है। अच्छा। जो VIP के ज़्यादा क्लोज है वो लोग ग्लॉक रखते हैं और जो है बुलेट BR शील्ड रहता है, शॉर्ट लीड के पास BR शील्ड भी रहता है, बुलेट रेजिस्टेंट शील्ड जो आप, तो वो भी एक यूज़ होता है। तो एक बात बताइए मिस्टर घोष, वीआईपी असैसिनेशंस तो हुए हैं जी। इंडिया में। वन ऑफ द मोस्ट फेमस केसेस इज इंदिरा गांधी ऑफ कोर्स, देन राजीव गांधी ऑल्सो। और राजीव गांधी साउथ का इंसिडेंट है, बॉम्ब से उनको असैसिनेट कर दिया गया था। ऐसी सिचुएशन में कैसे रोकेगी एनएसजी, क्योंकि ये जो लीड्स हैं, हाउ विल दे प्रिवेंट एक्सप्लोजन? सर ये सब जो ग्राउंड लेवल में जो सर उस समय थ्रेट इंटेलिजेंस वगैरह मिलते रहता है, लेकिन बहुत सारे VIPs ना इसे इग्नोर करते हैं। बहुत सारे VIP जैसे इंदिरा गांधी के टाइम भी उनके पास इंटेलिजेंस था, हमारे पास इंटेलिजेंस था कि ऐसा जान को खतरा है उनके, लेकिन शी इग्नोर्ड। तो ऐसा बहुत बार होता है कि चाहते हुए भी जब VIP बोलते हैं नहीं रहने दो, VIP बहुत बार VIP को असली में देखा जाए प्रोटोकॉल बोलता है पीछे बैठना है, गाड़ी के पीछे सीट में बैठना है, राइट। लेकिन बहुत बार VIP आप देखते हैं आगे सीट में बैठ जाते हैं। बेनज़ीर भुट्टो, हाँ। बिल्कुल ही सर बाहर निकाल दिया था उन्होंने और जी। किसी ने गोली मार दी। जी। तो इस तरह बहुत बार होता है, VIP जो है अपनी मनमानी करते हैं, जो प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करते हैं, इसका बारे में रिपोर्ट जो एनर्जी फिर बाद में अपनी देती है रिपोर्ट। लेकिन जो है VIPs का बहुत सारा अहम रोल रहता है कि नेगलेक्ट, जो नेगलेक्ट में ये सब होता है, जो केसेस होता है। और जो राजीव गांधी वाले केसेस में तो वो तो ग्राउंड का रियलिटी था कि उसको जो है स्क्रीनिंग अच्छे से नहीं हुआ था। अगर स्क्रीनिंग अच्छे से होता तो उतने पास पहुंचते ही नहीं हो। बिल्कुल पास जाके डेटोनेट फिर करा तो था। कैसे वो स्क्रीनिंग ही नहीं हुआ मतलब अच्छे से। और तब के प्रोटोकॉल्स में अभी के प्रोटोकॉल्स में बहुत फ़र्क है। तब से वी आर ट्रेंड नाउ, वी आर वेल इक्विप्ड नाउ, वी आर वेल ट्रेंड नाउ। यू कैन सी दैट आवर NSG एंड SPG आर द बेस्ट नाउ। तब से बहुत अच्छा, बहुत सारे इंसिडेंट्स भी वी हैव सेव्ड। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि जब एक स्टेज के पास एक आदमी भाग के जाने लगा तो NSG वाले ने उसे डॉज वहीं पकड़ के वहीं गिरा दिया, स्टेज पे चढ़ने ही नहीं दिया। ये वीडियो वायरल था इंटरनेट पे। तो दिस ये फुर्ती कमांडो की एक NSG में सिखाई जाती है कि कैसे आपका माइंड भी स्ट्रांग रहे, आपको अलर्ट रहना है 24 घंटा। आपको क्लोज प्रोटेक्शन में मेन इज अलर्टनेस। आप क्लोज प्रोटेक्शन में 1 मिनट भी अपना ध्यान भटकाया तो उस VIP को हार्म हो गया। तो हमारा काम है VIP को हार्म नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो आपका 24 घंटा अलर्टनेस और ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन 360 डिग्री ऑब्जर्वेशन ऑफ अ PSO, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, दैट इज़ द मेन थिंग। ये जो फिल्म स्टार्स वगैरह लेके घूमते हैं, दे आर नॉट द क्लोज प्रोटेक्शन ऑफिसर्स। दे आर पेड वेल बट दे आर नॉट क्लोज प्रोटेक्शन ऑफिसर्स। उनके पास कोई टेक्निक नहीं है। मैं बहुत बार वीडियोस देखता हूँ, ये गन्स वगैरह भी लेके घूमते हैं, का MP5 वगैरह लेके, उनका बट बंद है। बट जब तक खुला नहीं होगा आप निशाना कैसे लोगे? बट बंद है, आराम से उसको लेके घूम रहे हैं। दैट इज़ नॉट क्लोज प्रोटेक्शन सर। वो सिर्फ गन दिखाने के बस लिए। गन दिखाने के लिए है कि हाँ भाई गन लेके रखे। आप इतनी अलर्टनेस, इतनी मेहनत, इतने सालों की ट्रेनिंग यूज़ करते हैं वीआईपीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, जब आपको पता चलता है कि ये वीआईपीज़ ही कितने करप्ट हैं, यार शायद आपको ऐसी फीलिंग आती हो कि ये प्रोटेक्ट करने के लायक हैं भी। क्या आपको ऐसा कभी लगा है? सर वो हमारे अंदर वो फीलिंग आने ही नहीं है। हमें NSG में सिखाया गया कि कोई भी VIP हो, भले ही वो किस जाति का हो, किसी धर्म का हो, अगेंस्ट किसी के अगेंस्ट कुछ भी बोलता हो, हमें हमें अगर ड्यूटी दिया गया है उसका क्लोज प्रोटेक्शन का, हमारा फ़र्ज़ है कि उसका प्रोटेक्शन करे। भाई वो आदमी इनरिस्पेक्टिव वो आदमी कैसा भी हो। तो हमें कुछ भी वो सब सोचना ही नहीं है कि वो आदमी कैसा है। हमें बस ये था कि ये हमारा सब प्रोटेक्टी है, हमें प्रोटेक्टी बुलाते हैं। ये हमारा प्रोटेक्टी है, हमें उसे प्रोटेक्ट करना ही है कोई भी कीमत पे। तो आपके सबसे हाई प्रोफाइल प्रोटेक्टिव्स कौन रहे हैं जिनकी आपकी प्रोटेक्शन करी है, और क्या उसके दौरान कोई ऐसा इंसिडेंट लगा आपको, या डेंजर या थ्रेट परसेप्शन फील हुई? सर जो क्लोज प्रोटेक्शन में हमें ऐसा कोई हमेशा कभी ये नहीं सोचना कि इसका थर्ड परसेप्शन है भी कि नहीं, हम इजी ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं सर। हमारे वहाँ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आए थे, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम माइनॉरिटी एंड अफेयर्स आए थे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ शिपिंग आए थे, तो आई वॉज द क्लोज प्रोटेक्शन ऑफिसर फॉर दैट। तो हमें ये कभी ये सोचना है कि अंडमान है, चलो अंडमान में है, उतना कोई थ्रेट परसेप्शन नहीं है तो विल टेक इट इजी, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कोई भी पोजीशन में हो, आप अगर क्लोज प्रोटेक्शन ऑफिसर आपको असाइन किया गया है तो यू शुड बी अलर्ट 24 आवर्स। वेन एवर यू आर ऑन ड्यूटी यू शुड बी अलर्ट। राइट। So I have done the close protection for these officers, ministers, and I have received commendation from Ministry of Home Affairs for my service during their tenure in Andaman. यस, आई थिंक इट इज़ समवेयर द लॉस ऑफ द पुलिस फोर्स दैट यू आर नॉट विद देम एनी मोर। That's a destiny, sir. That we cannot change. अब आते हैं आपके पुलिस के करियर पे।
अपने करियर में आपने कुछ बहुत हाई प्रोफाइल केसेस, बहुत यूनिक केसेस सॉल्व करे, कुछ ड्रग्स के रिलेटेड, कुछ अलग अलग टाइप के जिसके बारे में बात होगी, बट उसकी जो ट्रेनिंग थी पुलिस की ट्रेनिंग में, उसमें भी आपने टॉप करा, और आप साइबर क्राइम में यू आर दी एक्सपर्ट एंड यू टॉप दैट। लेटर इन योर करियर आपने कुछ साइबर क्राइम केसेस सॉल्व करे, जिसमें कहा जाता है कि साइबर क्राइम के केसेस सॉल्व नहीं होते, आप कल्प्रिट को पकड़ नहीं पाते, क्योंकि जब साइबर क्राइम एक्चुअली में हो जाता है और जी ट्रांसफ़र हो जाता है तो पैसा यू कैन नॉट ट्रेस इट, इट्स नॉट ईजी। जी पैसा आप चलो ट्रेस कर भी सकते हो थोड़ा बहुत, जी कल्प्रिट को ढूंढना इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल। जी व्हाट वाज दैट केस? और आपने ये जो 6 अरेस्ट करे जी उसमें, जी और अलग अलग पार्ट्स ऑफ फ्रॉम इंडिया जी आप जा जाके लोगों को अरेस्ट करा और सॉल्व जी। करा, तो ये कैसे हुआ? तो सर इस समय मैं पुलिस स्टेशन चाटम में पोस्टेड था, अंडमान निकोबार के। तो एक केस आया था कि एक लेडी ने 30 लाख रुपीज़ अपना खो दिया है इस साइबर क्राइम के चक्कर में। उन्हें एक कॉल आता है फ्रॉम एक्टिंग एज एन LIC एजेंट फ्रॉम LIC कि मैम हमने आपका जो है LIC पॉलिसी देखा, वो एक्सपायर हो चुका है एंड यू आर हैविंग अप्रॉक्सीमेटली 70 लाख रुपीज़ लेफ्ट इन योर LIC अकाउंट। अगर आपको नहीं चाहिए तो हम आपके जो एजेंट को दे देते हैं, तो और अगर आपको चाहिए क्या, तो वो लेडी जो है उस लालच के चक्कर में फंस गई। उन्होंने कहा हाँ मुझे चाहिए 30 लाख जो है, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, मुझे चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा। तो बस इसी में वो चक्कर में फंस गई और उसे फॉर्म्स भराया गया कि आप ये फॉर्म भर के भेजिए, आधार कार्ड भेजिए, LIC का फेक फॉर्म भरवाया गया। और धीरे धीरे करके उसको बोला मैम स्टैम्प ड्यूटी लगेगा 1,70,000, मैम 2 लाख रुपये आगे ये पेपर वर्क कराना है, मैम ये 3 लाख रुपये मिनिस्ट्री में देना होगा तब जाके आपका फ़ाइल क्लियर होगा। इस तरह फ़ोन में कम से कम 2 महीना ये चीज़ चला। और उस लेडीज़ ने अपना सोना गिरवी रखा, उधारी लिया, लोन लिया और 30 लाख रुपीज़ दे दिया इन स्कैमर्स को। 30 लाख रुपीज़ दे दिया जो कि 3 अकाउंट्स में गए। दो ही बंदे के 3 अकाउंट्स में गए हैं ट्रांसफ़र होके। तो जब केस आया मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, मुझे केस सौंपा गया। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैं इसके पहले पुलिस में आने के पहले बैंक में था, 6 महीना मैंने बैंक में नौकरी किया था। ओके। तो बैंक का एग्ज़ाम क्लियर किया था और बैंक में नौकरी भी किया, तो मुझे आइडिया था बैंकिंग में होता कैसा है। तो बैंक का एक अकाउंट्स को मैंने छानबीन शुरू किया, जिस अकाउंट्स में पैसे गए। तो उस अकाउंट्स में पैसे गए, मैंने पूरा स्टेटमेंट निकाला, बैंक कब शुरू हुआ था, उसका मोबाइल नंबर क्या था। तो उस मोबाइल नंबर का पूरा डेटा निकाला गया, मोबाइल नंबर किसके नाम पे था, आधार कार्ड से उसका पूरा एड्रेस निकाला गया। लेकिन मुझे पता था सब फेक होगा, ओके। आधार कार्ड तो एड्रेस ही फेक होगा। बिल्कुल। तो फिर मुझे पूरा डेटा निकालने के बाद मैंने एक एप्लीकेशन लिखा कि मेलैंड में ऐसा है तो मुझे जाना होगा विद माई टीम। तो मुझे 2 कांस्टेबल दिया गया और मैं सब इंस्पेक्टर, मैं अकेला गया, हम लोग तीनों गए। और फिर छानबीन शुरू किया वहाँ पे। तो कुछ जो एड्रेस लिखा गया था मैं जाके वेरीफाई किया, सब फेक है, एड्रेस वगैरह कुछ सब नकली है। तो अब वहाँ में बैठ गए, क्या करें। तो शुरुआत हुआ इन्वेस्टिगेशन का। वहाँ भी मैं होटल में बैठ के इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ अपने लैपटॉप वगैरह में, कैसे इसको ट्रेस करूँ। ये सब अंडमान में हो रहा ये सब अंडमान में हो चुका है, 30 लाख उन्होंने लेडी ने दे चुका है? है। ओके। अब मैं पहुँच गया हूँ दिल्ली। अच्छा। दिल्ली इन्वेस्टिगेशन करने, मैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा ठीक है, हूँ एड्रेस ऑन दिल्ली फील्ड। का था वो जो भी? हाँ एड्रेस दिल्ली का था, मैं दिल्ली पहुँच गया, ऑन फील्ड इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। ठीक। हाँ तो इन्वेस्टिगेशंस मैं अपने बैंक अकाउंट्स को छान रहा था। तो एक बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन बंद हो चुके थे, दूसरे बैंक अकाउंट देखा, फिर तीसरे बैंक अकाउंट पे गया। इस तरह मैं छोटे छोटे 4-5 बैंक घूम चुका था, पूरा दिल्ली में 10 दिन से घूम रहा हूँ, लेकिन कोई ट्रेस नहीं मिल रहा था। और जो KYC भी होता है, ये बैंक्स का भी प्रॉब्लम है कि KYC जो करते हैं असली में बोलते हैं असलों के कि आप लाइव उनके घर जाएंगे, उनके हाँ। घर में जाके KYC करेंगे। हाँ। लेकिन इनके ऊपर इतना प्रेशर रहता है अकाउंट खोलने का, ये जो फ्रॉडस्टर्स रहते हैं उनको बोले आप कहाँ, मैं बैंक के नीचे खड़ा हूँ, आ जाओ यार करा लो करके। तो बैंक के नीचे इस लोग खोल देते हैं, बैंक भी नहीं जाते ताकि CCTV में आ जाएंगे। तो इस लोग क्या करते हैं, बैंक के नीचे जाके KYC करा लेते हैं और उनके पास ऊपर भी प्रेशर रहता है बैंक अकाउंट खोलना है, तो वो लोग ऐसा इस तरह अकाउंट खोल देते हैं। तो इस तरह मैंने करके मुझे एक फ़ोन नंबर मिला गया जो दूसरा था, उसी आदमी का दूसरा फ़ोन नंबर मिला आपने गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है, सॉरी जी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा जी हूँ जी इतनी इंटरेस्टिंग बात के बीच में, बट ये तो बहुत सीरियस लैप्स है जी केवाईसी जैसी चीज़ में। आई जी होप कि जो भी इसको देख रहा है और जी जो रेलिवेंट लोग हैं वो इसका नोट लें और ये लूप होल प्लग किया जाए। जी केवाईसी में तो बिल्कुल लापरवाही नहीं होनी जी। चाहिए। बट हाँ, ठीक, प्लीज़ कंटिन्यू। वो KYC का वीडियो फोटो मैंने देखा, वो एक मॉल का था। मैंने पूछा ये फ़ोटो कहाँ खींचा है, बोला एक सर मॉल में था, वो वहीं बुलाया तो मैं चले गया। असली में उसको घर जाना है, उसका उसको घर जाके उसका जो है फ़ोटो लेना है, उसका घर का एड्रेस वेरीफाई करना है, उसने नहीं किया। ठीक बात। क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर रहता है अकाउंट खोलने का, बैंक से निकाल देंगे भाई, तो वो लोग भी खोल देते हैं।
तो इस तरह लैप्स हुआ था, तो उसके वजह से उसको और छूट मिल गया था। तो एक नंबर, फ़ोन नंबर निकल के आया, तो फ़ोन नंबर जो है चालू था, एक्टिव था। गलती से 5-6 अकाउंट छानने के बाद फ़ोन नंबर एक्टिव था। लेकिन पुलिस जो बोलते हैं ना कि लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं, ट्रैक कर लेते हैं, वो लोकेशन हमको एक एरिया का मिलेगा, वो एरिया 200 मीटर 100 मीटर का होगा, उसके अंदर 100 घर है, 75 घर है, आप कैसे ढूंढोगे? ठीक बात है। आप नहीं ढूंढ पाएंगे। तो लोकेशन लेके मैं लोकेशन के पास घूम रहा हूँ, घूम रहा हूँ, घूम रहा हूँ, वो आदमी नहीं मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली खचाखच भरा हुआ है और गाजियाबाद एरिया है। गाजियाबाद। हाँ, तो कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो उसके बाद मैंने उसमें देखा एक मैसेज, उसका कॉल रिकॉर्ड निकाला, तो उसमें एक मैसेज था ब्लू डार्ट की तरफ से। मैं ब्लू डार्ट कोरियर गया। ब्लू डार्ट कोरियर में जाके मैंने इसके बारे में ट्रैक कराया कि इसको पार्सल दिया, हाँ पार्सल डिलीवर हुआ था, लेकिन घर नहीं गया उसको। एक एरिया, ये लोग बहुत शातिर होते हैं, इस लोग कभी घर, अपना घर का एड्रेस नहीं देते। घर का एड्रेस देने से भी उनको वहाँ से डिलीवर नहीं होता है। ये लोग क्या करते हैं, बीच में कहीं कॉल, उसको पोस्टर बॉय को बुला के ले लेते हैं हाँ डिलीवरी। हाँ। तो सर बोला यहाँ से मैंने डिलीवरी दिया था इसको, एक बड़ा चौक एरिया है वहाँ पे डिलीवरी दिया था। फिर मैंने बोला कि और कुछ इसका ऑल्टरनेट नंबर है, तो उस गलती से मुझे और एक उसका ऑल्टरनेट नंबर मिल गया वहाँ से, ब्लू डार्ट से। ओके। तो उस नंबर को मैंने कॉल रिकॉर्ड से निकाला, ट्रैक कराया, और पता चला उसमें से उसका असली नंबर वो है। एक जो है दिखाने वाला नंबर रहता है, और एक जो है उस लोगों का असली नंबर रहता है जिससे फैमिली से बात करते हैं। वो नंबर गलती से मुझे, मेरे हाथ लग गया। तो मैंने उसको ब्लू डार्ट से फ़ोन कराया कि आपका, मैं फ़लाना बैंक से बोल रहा हूँ, आपका एक चेकबुक आया है, तो ये चेकबुक को मुझे आपको डिलीवर करना है, कहाँ पे आऊँ? तो उसने मुझे बुलाया कि फ़लाना जगह पे आ जाओ, मैं इतने बजे आऊँगा करके। तो हम लोग 2 ही जन थे, हम लोग 3 जन थे हम लोग, तो हम लोग वहाँ में एरिया को रेकी किया और उसको बुलाया, वो दिल्ली पे वो आया। जैसे ही आया हमने उसको दबोच लिया, दबोच लिया, फिर उठा के लेके थाने। थाने में फिर उससे पूछताछ किया और कौन कौन इन्वॉल्व है। तो उसने बोला फलाना और एक बंदा इन्वॉल्व है जिसके अकाउंट में पैसे आते थे, ये अकाउंट होल्डर है, दे आर नॉट द मेन कल्पिट्स। ये क्या है, छोटे 5% पे काम करते हैं, ये गरीब लोग रहते हैं, इनको क्या है, एक पैसे का लालच दिया जाता है कि आपके अकाउंट में हम बस हवाला का पैसा मंगाएंगे, अगर 2 लाख आता है आपको हम लोग 2,000 रुपये दे देंगे, 20,000 रुपये दे देंगे। ओके। तो इस लोग इस तरह काम करते हैं। तो उसने बोला मेरे साथ और एक अकाउंट होल्डर है, और एक, सॉरी नाम ले लूँगा, और एक अकाउंट होल्डर है, उसका उसका भी सेम काम है, वो भी थोड़ी देर में मेरे दुकान में आता होगा, तो आप उसको भी पकड़ सकते हैं करके। ठीक है। फिर हमने लगाया, अपना बिछाया, जाल बिछाया, और जैसे ही वो आया उसको हमने फिर से ट्रैप किया और वहाँ से उठा के फिर से थाने लेके आए। ये 2 आदमी हो गया। उसके बाद ये दोनों थे अकाउंट होल्डर्स। तो ये दे आर द, मास्टरमाइंड्स नहीं है। नहीं ये मास्टरमाइंड्स नहीं, ये बेचारे तो कुछ प्रॉफिट के ठीक। लिए काम कर रहे हैं। ठीक। और ये इन्होंने फिर बताया कि सर और एक हमारा बंदा है जो हमें काम देता है कि आप आज तुम्हारे अकाउंट में इतना पैसा आएगा, आज तुम्हारे अकाउंट में इतना पैसा आएगा। वो मेन आदमी, हम लोग तो कुछ नहीं है सर। अब इस लोग क्राइम तो इन्वॉल्व है, इस लोगों को अरेस्ट तो करना ही पड़ेगा। इनको अरेस्ट किए। फिर वो बताया कि वो कहाँ है, तो उसको, उस आदमी को इन्होंने से फ़ोन करवाया, मैंने ही फ़ोन करवाया इनकी आवाज़ से कि आप फलाना मुझे और एक जो है अरेस्ट हो चुका है, आप मुझे जामा मस्जिद के वहाँ मिलो करके। तो जामा मस्जिद बुलाया, बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया है, और मैं इसको भी साथ में लेके गया। एक रिस्क लिया मैंने, अरेस्ट होने के बावजूद मैं इसको लेके गया, और इसको मैंने पकड़ के रखा था, और मैंने भी एक मुस्लिम वाली टोपी पहनी। फुल जामा मस्जिद एरिया थोड़ा मुस्लिम एरिया था, तो मैंने भी टोपी पहनी, और उस मस्जिद में एरिया में घुस गया, और ये भी मेरे साथ चल रहा है, ताकि, और मैं इसके पीछे चल रहा हूँ, मैं इसको छोड़ दिया हूँ, अच्छा। इसको भीड़ में छोड़ दिया हूँ कि वो आएगा, अगर मैं अगर देखूंगा तो अलर्ट हो जाएगा आप ऑब्वियसली। डिस्टेंस से ट्रेल कर रहे हो या उसको। मैं इसको डिसीजन टेल कर रहा हूँ, लेकिन नज़र पे रखा हूँ। अब इतना तो था मेरे को भागने से, मैं तो पकड़ ही लूँगा। तो चल रहा है, उससे थोड़ी देर में वो लड़का आता है, जैसे ही उसको मिलता है हमने उसको घेर के फिर से अरेस्ट कर लिया। ये तीसरा आदमी भी हमारे इसमें आ गया। फिर तीनों को अरेस्ट करके हम लोग लेके गए। अब हम तीन हैं ऑफिसर्स, और वो तीन। अब तीन से ज़्यादा हम लोग को, एक असली में एक एक्यूज को 2 ही आदमी हैंडल कर सकते हैं, लेकिन हम 3 हो गए, वो भी 3 हो गए। तो अब हमें इन्हें अंडमान भेजना पड़ेगा। तो अंडमान भेजने के लिए बहुत बाहर इन्वेस्टिगेशन करने का यही एक बहुत बड़ा ये है, ड्रॉबैक है हाँ। कि आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। आप एक एक्यूज को अरेस्ट करते हो, उसको मेडिकल कराना है। तो आपको दिल्ली पुलिस से कोई असिस्टेंस नहीं मिली? मिली, असिस्टेंट मिली, लेकिन उनका भी काम रहता है ना, उनका भी, इनके पास भी इतनी केसेस रहते हैं, उनके पास भी बहुत सारे केसेस रहते हैं। हाँ। तो उसमें बहुत कुछ प्रॉब्लम, तो उनके पास गाड़ी इस समय शायद पंचर थी या गाड़ी प्रॉब्लम थी, तो हमने क्या, ओला करा के गए मेडिकल करवाने। तो हम भी 3 थे, वो भी 3 थे। तो उन्होंने अटैक किया हमारे ऊपर। अच्छा। हाँ, तो मेरे हाथ में जो था एक्यूज, मैंने तो उसको पकड़ के वहीं गिरा दिया।
लेकिन मेरे साथ जो कांस्टेबल्स थे उनके ऊपर उन्होंने नीचे जो धूल था पहले ये धूल उठा के उनके आँख में मारा और वहाँ से भागे। फिर वापस हमने उनको पकड़ा, थोड़े दिन बाद उनको वापस पकड़ा वहीं पे। मैं वहीं पे था, दिल्ली में ही था। हम लोग वहाँ टोटल 60 डेज़ का इन्वेस्टिगेशन करे, 60 दिन अपने बेस से बाहर। फिर से पकड़ा और उसके बाद उन्होंने और इन्फॉर्मेशन दिया कि गाज़ियाबाद में और 2 लड़के लोग हैं कि वहाँ से उन्होंने वो भी इन्वॉल्व है, उनके ऊपर वो लोग हैं। तो फिर हम लोग गाज़ियाबाद गए रात को। अब एक गाज़ियाबाद यूपी पुलिस थोड़ा, हम लोग को थोड़ा उतना ये असिस्टेंस नहीं मिलता, तो हमने बताया ही नहीं पुलिस को। तो हम लोग वहाँ गए, अपने साथ इनको लेके गए, उनका एरिया दिखाया और उनको जब अपने घर से बाहर आए तो उनको उठा के ओला में पकड़ के लेके आए दिल्ली। मास्टरमाइंड्स। हाँ, नहीं मास्टरमाइंड ये भी नहीं है, अच्छा। बहुत सारे रैकेट्स पूरा इन्वॉल्व होता है हाँ, इसमें। लेयर के ऊपर लेयर है। लेयर्स के ऊपर लेयर, सब एक दूसरे को काम बांटते रहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है इनका। तो इनको पकड़ा, एक को पकड़ा लेके आया, दूसरा वाला कहाँ है बोला उसका शादी है बोला। सुबह 6 बजे उसका शादी है, रात को अब शादी है तो शादी का घर में कम से कम वहाँ गाज़ियाबाद में 200 आदमी उस बिल्डिंग में है, उसके रिश्तेदार सब आए हुए हैं गांव से। अब इसमें हम लोग अपना अकेला घुसना ठीक नहीं समझे क्योंकि हमारे पास वेपन भी नहीं है। तो हमने वहाँ गाज़ियाबाद पुलिस को अप्रोच किया और गाज़ियाबाद पुलिस के 2 कांस्टेबल आए हमारे साथ, और कोई भी अंदर घुसने को तैयार नहीं बिल्डिंग के, क्योंकि गाज़ियाबाद में हो सकता है उनके पास कट्टा हो कुछ हो, और 200 आदमी है घर में और हम लोग 3-4 ही जन हैं। अब मेरे को तो अरेस्ट करना ही था, मैं अपने 2 ऑफिसर के साथ घुस गया घर के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, और वहाँ 200 आदमी लोग हैं और हर एक बेड में सब सो रहे हैं, सबका चादर उठा के देख रहा हूँ ये वही आदमी है कि नहीं, वही आदमी है कि नहीं। लास्ट में वो लड़का जो दूल्हा वो मिला मेरे को छत पे, उसको उठाया तो सारा घर जाग गया, सब आ गए, हमने घेर लिया, हमारी गाड़ी को घेर लिया, पुलिस की गाड़ी को घेर लिया। क्या हुआ तो उस समय हमने उन्हें बताया नहीं, उस समय कोविड चल रहा था, तो हमने बोला अरे अगर शादी है और कोविड का तुमने परमिशन नहीं लिया इसलिए एक फॉर्मेलिटीज़ है, वो जाके थोड़ा थाने में पूरा करके भेजते हैं वापस, ऐसा कुछ नहीं है। तब उन्होंने थोड़ा जाने दिया और जैसे ही वहाँ से निकले हम लोग सीधा दिल्ली, वहाँ से सीधा दिल्ली में जाके रुके। और उस तरह उसका शादी था 6 बजे, उसको रात को 2 बजे हम लोग शायद घर से उठा लिया, उसका अगले दिन शादी नहीं हुआ। एंड अच्छा हुआ नहीं, वो लड़की का जिसका शादी होने वाला था उसका किस्मत बच गया। लास्ट में हर फादर सेंड मी कि दे केम टू द कोर्ट नेक्स्ट डे, सर अच्छा हुआ आपने हमारी आंखें खोल दी, ये लड़का ऐसा था हमें पता नहीं था, ऑब्वियसली। आपने अरेस्ट किया तो हमें पता चला कि मेरे लड़की का ज़िंदगी बच गया, थैंक यू सो मच करके उन्होंने थैंक यू बोल के गया कोर्ट पे अगले दिन। तो उसका शादी का 4 घंटे पहले हमने उसको अरेस्ट कर दिया और उठा के हम लोग सबको वापस पोर्ट ब्लेयर लेके आए। पोर्ट ब्लेयर लेके केस चला उनके ऊपर, केस चला और अंदर गए, जेल गए, 45 डेज तक बेल नहीं हुआ, फिर बेल हो गया और सब फिर बेल दिल्ली वापस आ गए। अब केस चल रहा है, उसमें रिकवरी यही बात है कि हमारे जिसको पकड़ा था उसके पास 1.5 लाख रुपए कैश था, बस वही रिकवरी हुआ 30 lakhs में, और पैसा रिकवरी नहीं हुआ। वो पैसा सब इन्होंने उड़ा दिया, बिल्डिंग अपना घर बनाया बढ़िया से, एक बड़ा से घर बनाया अपना मम्मी डैडी के नाम में है। अब वो लड़का क्राइम लड़के ने किया लेकिन घर बनाया मम्मी डैडी के नाम में। अब हमने अरेस्ट किया और उसको प्रॉपर्टी एनक्लोज अटैच भी नहीं कर सकते क्योंकि मम्मी डैडी के नाम में है। मम्मी डैडी ने एक पेपर में निकाल दिया है कि हमने इस बच्चे को डिसोन कर दिया। तो ये एक चाल रहता है इनका कि ये पैसा जो है इन्होंने घर में लगा दिया। अब मम्मी पापा ने एक न्यूज़पेपर में निकाल दिया कि बच्चा को हमने डिसोन कर दिया, तो हम वो प्रॉपर्टी भी अटैच नहीं कर सकते। तो लीगल एक स्ट्रेटेजिक है, लीगल स्ट्रेटेजिक मूव है। स्ट्रेटेजी है, दे आर वेरी स्मार्ट सर। ये पैसा इन्होंने यूज़ भी कर लिया और 45 डेज जेल काट के आ गए। अभी केस चल रहा है, सम्मन आते रहेगा, वारंट निकलते रहेगा। हाँ हाँ। बट ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद आपका कहीं विश्वास नहीं उठ जाता इस चीज़ से, क्योंकि ये तो है, दे आर द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट। जी ये जो कॉल सेंटर्स चलाते हैं फ्रॉड वाले। जी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई आपने आज। जी आप आ रहे थे जी और आपको एक कोई लड़का मिला जी रास्ते में ही, जी जो आपकी फिजिक से बहुत इम्प्रेस था, जी और उसने आपसे बात करी, आपसे कुछ टिप्स लेना चाह रहा था, जी और बट इट टर्न्स आउट दैट आपको उसके बारे में कुछ पता चल गया। जी व्हाट हैपेंड? सर वो मैं अभी जब मेट्रो से आ रहा था आप ही के यहाँ जब शूट करने आ रहा था, तो मैं बैठा हुआ था, एक लड़का देख के लग रहा था रात को सैटरडे नाइट पार्टी करके आ रहा है। और वो लड़का मेरे पास आया और बोला सर मैं भी 3 साल से 2 साल से जिम जा रहा हूँ, मेरी बॉडी बनी नहीं रही है, और मुँह से दारू की बात करता, बोला दारू पी रहा है, बोला हाँ सर सैटरडे नाइट था तो पी के आया हूँ। तो उसके बातचीत से, मैं पुलिस वाला हूँ तो पुलिस वाला ही, मुझे बातचीत से पता चल गया ये तो वही गाज़ियाबाद का कॉल सेंटर वाला ही लड़का का तरह लग रहा है, मतलब दूसरा कोई वहाँ पे पूरा कॉल सेंटर्स चलते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जी, गाजियाबाद इस चीज़ का हॉटबेड है। नोएडा एंड गाज़ियाबाद बोथ।
फ्रॉड कॉल सेंटर चल रहे हैं यहाँ पे। हाँ, ये लोग फ्रॉड शॉर्ट काउंटर चलाते हैं, बच्चों को जो है पैसों के लालच देते हैं। तो उन्होंने वही बोला, हाँ सर आपको कैसा पता चला मैं कॉल सेंटर में कॉल काम करता हूँ। बोला सर मैं 10 साल पुलिस में था तो मुझे आइडिया है, आपका टोन से ही समझ गया कि मैं आप वही वाला है। तो बोला हाँ सर मैंने वो काम कर रहा हूँ, क्या करूँ सर, नौकरी, मैं DU से ग्रेजुएट हूँ लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिल रहा है। तो मैं 23 साल से ग्रेजुएट हो गया था, मैं 23 साल में ग्रेजुएट हो गया था, अब 33 का हो गया हूँ, लेकिन मुझे नौकरी नहीं है तो मुझे ये करना पड़ा। तो ये सब बहाने हैं, ये सब इजी मनी कमाने के तरीके और कुछ नहीं है। Right. बोला सर आप कुछ मोटिवेट करो। मैं उसको क्या क्या मैं उसको अपना फ़ोन निकाला और जो मुजरिम को मैंने अरेस्ट किया था, जो मैंने गाज़ियाबाद से अरेस्ट किया था, मैंने उसको फ़ोन लगाया। उसको वीडियो, उसका नंबर अभी भी है मेरे पास, वो मेरे को व्हाट्सअप में मैसेज वैसेज करता है। तो मैंने उसको वीडियो कॉल करके दिखाया कि हाँ भाई बताओ उसको, तुम, मैंने जो उनको पकड़ा गया था तो कैसा लगा, जेल में कैसा एनवायरनमेंट है, इसको बताओ, ये लड़का भी वही काम कर रहा है। तो उसने बताया इसको, भाई ये सब मत करो, कुछ नहीं होता, थोड़ा दिन पैसा आएगा उसके बाद कोई ना कोई कहीं का पुलिस आके, मैं गाज़ियाबाद का हूँ, मेरे को अंडमान निकोबार लेके चले गए थे, पूरा फैमिली को प्रॉब्लम हुआ, अब मेरे पास, मैं वो सब काम छोड़ चुका हूँ, तुम भी मत कर करके। तो मैंने उस मुजरिम को ये जो अभी कर रहा है उससे मिलाया, उससे बात कराया। तो वो भी बोला सर मैं ये सब छोड़ चुका हूँ और नहीं करूँगा, मुझे आप सही राह, आपका नंबर दो, मेरा नंबर है, आपका नंबर से मैं आपको कभी भी कॉल करूँगा, मुझे एक मोटिवेशन आपसे फील हुआ इसलिए मैं, वो अपना स्टेशन छोड़ दिया, वो मेरे साथ यहाँ तक आया, उसको उतरना था कोई और जगह, वो मेरे साथ अपना स्टेशन छोड़ के मेरे साथ आ गया। बोला सर मैं स्टेशन में दूसरा ट्रेन पकड़ लूँगा, मेरे को बस आप दो चार वर्ड्स बोल दो, मेरे पास कभी कोई गाइड करने के लिए कोई आदमी नहीं रहा, मेरे मम्मी को पैरालिसिस है, मेरे डैडी को एक्सीडेंट हुआ है, मेरा बड़ा भाई शादी करके चला गया, मेरे को कभी गाइड करने के लिए कोई नहीं रहा। तो मैंने उसको अपना नंबर दिया और बोला कुछ कुछ आपको रहेगा तो मेरे को फ़ोन करो, मैं आपको कुछ मोटिवेशन में के लिए मैं आपको फ़ोन करूँगा। मैं बोला ज़रूर यार कुछ करो, अब कभी मेरे, अगर मेरा ये मानना है कि अगर मेरे से कोई एक भी सुधर गया, मेरा बात सुन के कोई एक भी अगर फिटनेस की राह में आ गया, सुधर गया, या तो ये सब काम छोड़ दिया, तो मैं, मेरे लिए अचीवमेंट होगा कि चलो एक क्राइम कम हुआ, कम से कम कोई और का पैसा डूबने से बचा। पर आपको लगता है कि एक्चुअली में कुछ गिल्ट या रिमोर्स फील करते हैं ये लोग? सर ये सब बहाने रहते हैं, मैं, वो मेरे को, उसको पता है वो गलत कर रहा है, उसको पता है सर मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे उसको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी वो एक अपने उसको दबा के ना कि मैं, चलो जो भी होता है, मेरे पैसे तो आ रहे हैं, महीने के इतने पैसे वो ऐसे ही नॉर्मली नहीं कमा रहा है, तो इसको पैसे आ रहे हैं तो वो कब तक चलेगा, जब तक मेरे जैसा कोई सरफिरा आएगा उसको उठा लेगा था, जैसे शादी के मंडप से उसको 2 घंटा पहले मैं उठा लिया, तो उस तरह कोई ना कोई आएगा तो वो एंड में उसको जेल ही में जाना पड़ेगा, वो सारे पैसे फिर वकील को देने पड़ेंगे। बट फिर उसके बाद बाहर भी आ जाएगा, हाँ, वो तो लॉ बनाया सर ऐसा। फिर से आप, करेगा। हाँ, अब वो फिर से करेगा कि नहीं, वो आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। बट एटलीस्ट जो पनिशमेंट डिजर्व करता है वो तो नहीं मिली, वो क्योंकि तो कितने के, लोगों हाँ, को बेवकूफ़ बना दिया वो। जी, और लोगों के बिल्कुल जो मेहनत की कमाई है, खून जी, पसीने से लोग कमाते, ज़िंदगी ज़िंदगी भर जी, एक झटके में चली जाती है जी। वो। वो लेडी जो 30 लाख रुपया गया, आप सोचिए उसका ज़िंदगी भर का कमाई है, प्लस उसने उधार लिया, अपना सोना गिरवी रखा, और वो गिरवी सोना कभी निकाल भी नहीं पाएगी। 30 लाख इज़ अ बिग अमाउंट फॉर मिडिल क्लास आदमी। फॉर श्योर। और ये लोग उस पैसे पे अपना घर बना दिए, ऐश कर रहे हैं। और लॉ बोलता है मतलब अब केस चल रहा है, मैंने चार्जशीट जमा कर दिया, मैंने बड़ा बढ़िया से चार्जशीट बना के जमा किया है, केस चल रहा है, और वो 45 डेज़ में जेल काटा, उसके बाद ये तो 45 डेज़ बाद बेल मिलना है, उसको बेल मिल गया, तो बेल चलेगी। अब वो दिल्ली, अब वो संबंध निकलेगा, उनके पास पहुँचे, एड्रेस चेंज कर देगा, दिल्ली से शिफ्ट हो जाएगा कोई और जगह, फिर करेगा कुछ और। फिर करेगा कुछ और, वो तो। जिसको एक बारी आदत लग गई, जी, उसके रिफॉर्मेशंस के चांसेस बड़े कम हैं। मैंने समझाया, इस लड़के को समझाया कि ये सब काम, बोला सर मैंने छोड़ दिया है, मैं अब नहीं करता हूँ। बोला अब तेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि तो अब एक रात में तू 7 हज़ार जाके बोल रहा है, मैं 7 हज़ार जाके उड़ा के लेके आ गया हूँ। आप भाई, आप वही जो लड़का आपको मिला वो जी, रात भर पार्टी कर रहा है, हाँ, आपको सुबह मेट्रो में मिल रहा हाँ, है, मुंह से शराब की बदबू आ रही है, और वो आपको बोल रहा है कि मैं आपसे इंस्पायर होना चाह रहा हूँ, तो सुनने में ही सब कुछ उल्टा सीधा लग रहा है। हाँ, इट इज़ नॉट साउंडिंग लाइक ही इज जेन्युइन एट ऑल। वो बोल रहा है मैं 7 हज़ार एक रात में उड़ा दिया सर्कल, 7,000 एक उस तरह लड़का उड़ा रहा है, हमारे पास पैसे होने के बाद भी हम लोग सोचते हैं 7 हज़ार वो एक रात में उड़ा दिया, तो ये इजी मनी सब इसी तरह जा रहा एक अंडमान के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक इंटरनेशनल सी रूट बन गया है अब, है। जी, और ड्रग्स की ट्रैफिकिंग बहुत होने लगी है वहाँ से। जी, अब ये एक इंसिडेंट आपके साथ हुआ जब कुछ 2000 किलो मेथाम्फेटामीन पकड़ा गया, और ये बताना ज़रूरी है कि मेथाम्फेटामीन इज़ अ वेरी वेरी सीरियस ड्रग। जी, मेथाम्फेटामीन इज़ क्रिस्टल मेथ, एक स्टिमुलेंट ड्रग है, कोकेन का बहुत हाईली रिफाइंड वर्जन है, हाईली एडिक्टिव, हाईली टॉक्सिक, और बहुत ही परनिशियस टाइप की चीज़ है, डिस्ट्रक्टिव ड्रग है। तो वो इंसिडेंट क्या था?
सर ये जो मेथाम्फेटामिन ड्रग है, ये जो अपना हिटलर जो है तब यूज़ करता था अपने आर्मी के ऊपर, कि वो आर्मी कभी सोए ना, इससे आदमी सोता नहीं है। तो इसमें क्या है, आदमी एक बार, और उसको पता ही नहीं चलता, वो हमेशा जोश में रहता है और उसका माइंड एकदम क्लियर रहता है, उसको जोश में, उसको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो। आप 10 आदमी को गोली मार लो, 12 आदमी को गोली मार, उसको कोई असर नहीं होगा। ही विल बी स्टैंड स्टिल, एंड वो, उसको नींद नहीं आएगा, वो कितनी रातों तक बिना सोए रह सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये ड्रग्स बहुत, इसका मेडिसिनल यूज़ भी है, लेकिन इसका जो है इंटरनेशनल मार्केट में बहुत इसका प्राइस हाई है। तो ये एक बार ऐसा हुआ था कि एक सस्पिशियस वेसल को कोस्ट गार्ड के डॉर्नियर ने ऊपर से ट्रैक किया था, कि उसका मूवमेंट थोड़ा सस्पिशियस लग रहा था, इंडियन वाटर्स में घुस गया था, और उसका एक्चुअली बोट में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, वो इंटरनेशनली कहीं जा रहा था, वो इंडियन वाटर्स में घुस गया था। तो ट्रैक किया गया, तो ऊपर से फिर कोस्ट गार्ड को अलर्ट किया गया, फिर कोस्ट गार्ड ने वहाँ पहुँचा, और कोस्ट गार्ड ने उस बोट को जब चेक किया तो उसमें 1-1 kg के कुछ पैकेट्स मिले गए, 2,000 किलो के थे, लगभग 2,000 किलो के थे। तो वो पैकेट्स जब बाद में टेस्ट कराया गया तो दे वेर मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स। तो कोस्ट गार्ड जब तक पहुंचा सर, उसका पहले उन्होंने कुछ 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 क्या, बहुत सारे कुछ फेंक दिया था पानी से, तुमको तो दिख रहा है ना, ओपन सी है, कोस्ट गार्ड आ रहा है, तो ऑब्वियसली अरेस्ट होने वाले हैं। तो तो 2000 किलो वो था जो पकड़ा गया, जी, जो उन्होंने ऑफलोड कर दिया वो वो नहीं उसका कोई पता। अकाउंट ही नहीं है। अच्छा। वो आज भी बरामद हो रहा है अंडमान से, आज भी पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि वो जो है पानी से, पानी में फेंक दिया, वो पानी में बह के आइलैंड्स में चले गए। अब आइलैंड्स में पब्लिक को पता नहीं क्या है, उसमें चाइना टी का तरह पर कुछ लिखा है, तो उन लोगों को लगा टी चाय का कुछ होगा या कुछ है। तो उस तरह बहुत सारे ड्रग्स जो है अलग अलग आइलैंड्स में पहुंच गए हैं। तो बाद में पता चला ये ड्रग्स है, तो वो उसका मार्केटिंग शुरू हुआ, और बहुत सारे, पुलिस ने भी बहुत सारी रेड्स मारी है, बहुत सारे ड्रग्स बरामद भी किए हैं। सो नाउ पुलिस जो है वहाँ में हर बार कहीं ना कहीं रेड्स मारती है, और इस तरह ड्रग्स अभी भी बरामद हो रहे हैं। तो कितना अकाउंटेबल, उसका कोई अकाउंट नहीं है कि कितना गया है करके पानी में। तो इस तरह हुआ था, और ये बहुत ही हार्मफुल ड्रग्स है, और इसका इफेक्ट्स बहुत, बॉडी पे बहुत गंदा इफेक्ट्स होता है, और इस पे आदमी को आप कुछ भी करवा सकते हैं, माइंड पे कंट्रोल। और ये जो शिपमेंट है 2000 किलो तो पकड़ा गया, कई करोड़ों की शिपमेंट होगी। जी, और ये तो पकड़ा गया, अब वो कितना पानी में गया और कितना करोड़ों का शिपमेंट है, इसका कोई आइडिया नहीं। और इस तरह कितना जा चुका है इंटरनेशनल रूट से, वो तो हमारे वहाँ घुसते हैं, तो इस बार इंटरनेशनल इंडियन वाटर्स में घुस गया करके हमें पता चल गया, नहीं जी, तो पता भी नहीं चलता। जी, तो अंडमान के बारे में एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है, और आप तो लोकल हैं जी, और अच्छे से समझते हैं उस जगह को। जी, बहुत सारे ट्राइब्स जी, हैं, थोड़े थोड़े अलग आइडेंटिटीज़ भी हैं उनके। और एक ट्राइब है सेंटिनलीज, जी, जो कि बिल्कुल ही सिविलाइजेशन से कटे हुए हैं। जी, अब सेंटिनलीज एक बहुत ही फियर ट्राइब है, और उनको अप्रोच करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो हॉस्टाइल हैं। जी, एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक क्रिश्चियन मिशनरी के साथ उसको मार दिया गया था जी। सेंटिनलीज। तो सेंटिनलीज के बारे में क्या जानने की ज़रूरत है हमको? व्हाट डू वी नीड टू नो अबाउट देम? सर दीज ट्राइब देर, अंडमान में बहुत सारे ट्राइब्स थे, ओंगीज है, जरवाज है, शोम्पेंस है, और ग्रेट अंडमानीज है, और ये अपने सेंटिनलीज भी है। तो ये सब जो ट्राइब्स थे ओरिजिनली अंडमान निकोबार में, ये मैक्सिमम ट्राइब जो है अब लोकल पब्लिक से घुल मिल रहे हैं, उनको हिंदी भी आ रहा है, उनको पुलिस में भर्ती भी कर रहे हैं, इवन वी आर टेकिंग देम इन गवर्नमेंट जॉब्स ऑल्सो। तो मैक्सिमम जो है ट्राइबल्स, दे आर इन गुड रिलेशनशिप विद लोकल पब्लिक। इंटीग्रेट हो गए। हाँ, हो गए नॉर्मल, सब हिंदी बोलते हैं नॉर्मल, पहले तो कपड़ा नहीं पहना, अभी सब कपड़ा पहनते हैं नॉर्मल, जैसा हम रहते हैं वैसे वो भी रहते हैं। बस ये एक ही ट्राइब है जिससे बहुत सारा कॉन्टैक्ट्स करने की कोशिश किया गया, लेकिन ये ट्राइब्स कभी भी अपने आप को घुले मिले नहीं हमसे, ना आप कोई पब्लिक से इनका रिलेशन है। कोई उनके ऊपर से अगर हेलीकॉप्टर भी जाता है तो भी वो नीचे से तीर मारते हैं। दे स्टिल डोंट वेयर क्लोथ्स, एंड तो ये एक जॉन एलन चॉ बोल के एक आए थे, फॉरनर आए थे, ये बहुत चर्चित केस है, इंटरनेट में भी आपको मिल जाएगा। जॉन एलन चौ जब आए थे, तो उन्होंने विजिट वीज़ा पे आए थे, और टूरिस्ट वीज़ा पे, और आकर वहाँ पे लोकल पब्लिक को कांटेक्ट करके एक डिंगी हायर किया था, और वो सेंटिनलीज आइलैंड गए। वो जाके वहाँ जाना अलाउड नहीं था, वो क्लियर सबको इंस्ट्रक्शंस है, लेकिन वो गए, और वहाँ पे जाके वो डोंगी उनको छोड़ के वापस आ गया। तो जैसे ही वो वहाँ पे उतरे, तो वहाँ पे सेंटिनलीज ने उन्होंने पकड़ लिया, और बताया जाता है जो विटनेस थे उन्होंने बताया कि वहीं पे उनको मार के गाड़ दिया गया, बालू पे, बालू जो सैंड के अंदर गाड़ दिया गया। तो वो क्लियर मैसेज देना चाहते थे कि डोंट कम टू अस, वी डोंट वांट यू। लेकिन नहीं सुना, ये क्रिश्चियनिटी का कुछ प्रीच करने गए थे वहाँ पर, तो ऐसा हुआ था इंसिडेंट, जॉन एलन चौ द फेमस इंसिडेंट है। तो
ये वो ट्राइब्स आज तक किसी से नहीं मिले और ना दे वो को मिलना चाहते हैं, दे वो अलग ही उनके दुनिया है। राइट। तो आई थिंक देयर नेचुरल हैबिटेट इज़ दैट दे शुड बी अनटच्ड एज पर देयर लॉ। दे तो उनको पास ऊपर कुछ हमारा जोर नहीं है, वो अपना है, अपना ही देखते, अपने ही हंट करते हैं, आज भी अपने वैसे ही खाते हैं। बिल्कुल। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और अंडमान के बारे में, वहाँ पे क्योंकि छोटी जगह हैं, आप सब एथनिसिटीज़ को जानते हैं, समझते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग है, ड्रग ट्रैफिकिंग बढ़ रही है, ये सब चीज़ें आपने जब एक्सपीरियंस करी तो एक इंटेलिजेंस नेटवर्क का बहुत ज़रूरी रोल रहता है, जी। पुलिस में तो खासकर। जी पुलिस में नेटवर्क कैसे बनाया जाता है, इंटेलिजेंस नेटवर्क? व्हाट आर द की पॉइंट्स जिनको कल्टीवेट करना पड़ता है? सर, देखिए पुलिस में नेटवर्क बनाने के लिए आपको एक बेवड़ा से भी बात करना होगा, एक जो दारू पी के नीचे पड़ा है जो, और उससे भी बात करना होगा, एक अच्छे आदमी से भी बात करना, सोसाइटी के रिस्पेक्टेबल सिटीजन से भी बात करना होता है, सीनियर सिटीजन से भी बात करना होता है, और जो पोस्टल बॉयज़ रहते हैं, जो डिलीवरी बॉयज़ रहते हैं, उनसे भी बात करना होता है। तो वी हैव अ गुड नेटवर्क विद देम। उनके साथ उनको कॉन्फिडेंस में रखते हैं, उनको कुछ हमारे तरफ से कुछ अगर हमारे हेल्प पड़ता है, अगर कुछ होता है तो हम हेल्प कर देते हैं। वो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन आप उस आदमी को कैसे अपने कॉन्फिडेंस में रखते हो। तो मेनली जो है ये सब का बहुत रोल रहता है। पोस्टल ऑफिस बॉय जो पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, डिलीवरी एजेंट्स वगैरह, तो उनको बहुत सारे जो है सी रूट में, जैसे आदमी अगर ड्रग्स भेजना है, गांजा वगैरह भेजते हैं, बहुत सारे पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजते हैं। अब पोस्ट के अंदर क्या है वो तो हमें नहीं पता। अब वो कुछ डिलीवरी बॉय को तो एड्रेस से शक हो जाता है कि इस तरह एड्रेस नहीं है, इस तरह, तो फिर कुछ हो सकता है अंदर। ओके। और तो इस तरह जो है डिलीवरी बॉय हमें इत्तला करते हैं, फिर हम पोस्ट ऑफिस जाते हैं, उसको डिलीवरी करते समय जब डिलीवरी लेता है तब उसको रेड हैंडेड पकड़ते हैं। इस तरह बहुत बार हुआ है, अभी भी होता है। तो इस तरह हम अपना नेटवर्क डेवलप करते हैं, एक छोटे से छोटा आदमी को भी लेके एक बड़े से बड़ा सीनियर सिटीजन, अपना वहाँ सबसे रिस्पेक्टेबल आदमी, सबसे हमें अपने कॉन्फिडेंस, सबसे मेन चीज़ इज़ कॉन्फिडेंस। आप सबको अपना कॉन्फिडेंस में रखो तो दे विल गिव यू इन्फॉर्मेशन, दे विल डिलीवर यू इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। और इस तरह बहुत बार इन्फॉर्मेशन में वी गेट कॉट द अक्यूज रेड हैंडेड। रेड हैंडेड। आपने जो बातें बताई वो बहुत इंसाइटफुल भी थी, बहुत इन्फॉर्मेटिव थी, बहुत कुछ समझ में आया, बहुत अच्छा लगा। और यू आर अ रियल हीरो इन माई ओपिनियन, बिकॉज यू हैव बिन थ्रू दीज डिफरेंट चैलेंजेस एंड यू हैव हैड द करेज टू क्विट एंड कम आउट। यू स्टार्टेड योर ओन यूनिक एडवेंचर नाउ। तो फॉर दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप आए, आपने टाइम निकाला, आप बहुत बहुत दूर से आए इस पॉडकास्ट को करने के लिए। और मेरे लिए बड़ी एक अच्छी पॉजिटिव साइन है वो, कि ये माध्यम शायद इतना इम्पोर्टेंट बन गया है कि आप जैसे लोग आप यहाँ पर आके अपनी बात कर पाते हैं जी। और लोगों तक पहुँचती है। आई कॉन्ट थैंक यू इनफ फॉर इट मिस्टर घोष। आई विल आस्क द ऑडियंस दो कि अगर मिस्टर घोष के साथ आप चाहते हैं कि एक और पार्ट हो तो आप बताएं, आपके बताए बिना नहीं होगा, आपको एम्फेटिकली इंसिस्ट करना पड़ेगा। और अगर आप करेंगे तो मिस्टर घोष भी कंपेल हो जाएंगे और उनको आना पड़ेगा, और मैं चाहूँगा कि श्योर। ऐसा ही हो। थैंक यू सो मच फॉर थैंक कमिंग। यू सर, थैंक यू, प्लेजर माइन।